आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे बेसिक बैक्टीरियोलॉजी और क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी और माइकोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, वायरोलॉजी, सिस्टम्स एंड एंटी माइक्रोबियल्स। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी में बेसिक बैक्टीरियोलॉजी। तो इसमें है द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर। ठीक है, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर्स में होते हैं अपेंडेजेस, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स एंड सेल एनवेलप। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपेंडेजेस में क्या होते हैं। अपेंडेजेस में फ्लैजलम है और पिलस है, जैसे हम फिम्ब्रिया भी कहते हैं। फ्लैजलम के अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो है प्रोटीन्स। ठीक है, फ्लैजलम के अंदर प्रोटीन्स होते हैं और फंक्शन इनका होता है मोटिलिटी प्रोवाइड करना टू द बैक्टीरिया। तो फ्लैजलम जो है वो मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है और इसकी कॉम्पोजिशन है प्रोटीन्स। उसके बाद जो पिलस और फिम्ब्रिया है इनके अंदर होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, मीडिएट्स अडेरेंस ऑफ द बैक्टीरिया टू सेल सरफेस। ठीक है, ये जो है वो बैक्टीरिया के अडेरेंस करवाते हैं टू डिफरेंट सेल सरफेस। सेक्स पिलस फॉर्म्स ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, और पिलस में एक टाइप होती है जैसे हम कहते हैं सेक्स पिलस, जो कि कॉन्जुगेशन के दौरान बनता है। उसके बाद आते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में होते हैं स्पोर। ठीक है, स्पोर की जो कॉम्पोजिशन है वो केराटिन लाइक कोट और डिपीकोलिनिक एसिड एंड पेप्टिडोग्लाइकैन एंड डीएनए। तो स्पोर के अंदर जो हैं वो 4 कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं। एक इसका कोट है जो कि केराटिन लाइक कोट होता है, और इसके अंदर जो एसिड है वो है डिपीकोलिनिक एसिड। ठीक है, द डिपीकोलिनिक एसिड, और पेप्टिडोग्लाइकैन है इसमें, और डीएनए है। फंक्शन ग्राम पॉजिटिव ओनली। ठीक है, स्पोर्स जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं। सर्वाइवल, रेजिस्ट डिहाइड्रेशन, हीट एंड केमिकल्स, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सर्वाइवल के लिए हेल्प करते हैं क्योंकि ये डिहाइड्रेशन, हीट और केमिकल्स को रेजिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में होता है कैप्सूल, स्लाइम लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, पेरिप्लाज्म है, सेल वॉल है और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कैप्सूल। कैप्सूल जो है वो डिस्क्रिएट लेयर है, यूजली मेड ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड रियरली प्रोटीन्स। कैप्सूल जो है वो पॉलीसेक्राइड से बना होता है और रियरली ये प्रोटीन से भी बना हो सकता है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के अगेंस्ट ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। स्लाइम लेयर जो है वो लूज नेटवर्क ऑफ पॉलीसेक्राइड्स है। कैप्सूल जो है वो पॉलीसेक्राइड्स का है, पर उसके बाद स्लाइम लेयर है वो भी पॉलीसेक्राइड की है, लेकिन ये लूज नेटवर्क होता है ऑफ द पॉलीसेक्राइड्स। मीडिएट्स अडेरेंस विद द सरफेसेस प्ले अ रोल इन बायोफिल्म फॉर्मेशन। ठीक है, ये बैक्टीरिया की अडेरेंस करवाएगी टू डिफरेंट सरफेसेस, और बायोफिल्म फॉर्मेशन में भी ये जो है वो रोल प्ले करता है स्लाइम लेयर। फॉर एग्जांपल इनड्वेलिंग कैथेटर्स। तो इनड्वेलिंग कैथेटर्स के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि बायोफिल्म बनी होती है, और वो फिल्म जो है वो इसने बनाई होती है, स्लाइम लेयर ने बनाई होती है। उसके बाद जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो आउटर लीफलेट, ठीक है, कंटेन्स एंडोटॉक्सिन। तो आउटर मेम्ब्रेन के 2 लीफलेट्स होते हैं, एक आउटर लीफलेट है और एक इनर लीफलेट है। आउटर लीफलेट के अंदर जो है वो एंडोटॉक्सिन होता है। ठीक है, और इसमें जो एंडोटॉक्सिन है वो लिपोपॉलीसेक्राइड या लिपोओलिगोसेक्राइड, एम्बेडेड प्रोटीन्स। ठीक है, इसमें एक एम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं वो पोरिन्स एंड दी अदर आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, OMPs इन्हें कहते हैं। और इनर लीफलेट, और इनर लीफलेट में होते हैं फॉस्फोलिपिड्स है। तो आउटर मेम्ब्रेन में इस तरह से 3 कंपोनेंट्स हैं, एक आउटर लीफलेट है और एक एम्बेडेड प्रोटीन्स है और एक इनर लीफलेट है। जो आउटर लीफलेट है उसमें एंडोटॉक्सिन्स हैं, जो एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं उसमें पोरिन्स हैं, और आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स OMPs हैं, और इनर लीफलेट में फॉस्फोलिपिड्स हैं। ठीक है, उसके बाद है ग्राम नेगेटिव ओनली, यानी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाएगा, जबकि स्पोर्स जो हैं वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाए गए थे। तो यहाँ पे है एंडोटॉक्सिन। लिपिड ए इंड्यूसेस TNF एंड इंटरल्यूकिन 1। ठीक है, तो एंडोटॉक्सिन जो है उसमें लिपिड ए है। ठीक है, लिपिड ए जो है वो TNF और इंटरल्यूकिन 1 को इंड्यूस करेगा। एंटीजेनिक ओ पॉलीसेक्राइड कंपोनेंट। ठीक है, तो ये एंटीजेनिक ओ पॉलीसेक्राइड कंपोनेंट है। मोस्ट OMPs आर एंटीजेनिक। तो ये जो OMPs होते हैं आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये भी एंटीजेनिक होते हैं। पोरिन्स का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस आउटर मेम्ब्रेन। तो ये जो पोरिन्स होते हैं ये
आउटर मेम्ब्रेन से जो है वो ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं। हमने देखा कि आउटर मेम्ब्रेन के 3 कंपोनेंट्स हैं और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया गया है। और इसमें जो एंडोटॉक्सिन है उसमें जो है वो लिपिड ए की एग्जांपल है। लिपिड ए ने जो है वो टीएनएफ और इंटरल्यूकिन 1 को इंड्यूस करना है और एंटीजेनिक और पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट है, ठीक है। ओएमपी जो होते हैं वो एंटीजेनिक होते हैं और पोरिन्स जो हैं वो आउटर मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं। पेरीप्लाज्म, दिस इज द स्पेस बिटवीन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन होता है तो पेरीप्लाज्म जो है वो आउटर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के दरमियान वाली स्पेस को कहते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन इन मिडल, ठीक है। और इसमें पेप्टिडोग्लाइकन भी हो सकता है। एक्यूमुलेट्स कंपोनेंट्स एग्जिटिंग ग्राम नेगेटिव सेल्स, ठीक है। जो से कंपोनेंट्स ग्राम नेगेटिव सेल्स को एग्जिट कर रहे होंगे वो इसमें एक्यूमुलेट होते हैं पेरीप्लाज्म में, इंक्लूडिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसी वजह से एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं और उसमें आते हैं बीटा लैक्टामेजेस, ठीक है। यानी बीटा लैक्टामेजेस जो हैं वो ग्राम नेगेटिव के सेल्स को एग्जिट कर रहे होते हैं और जो चीज़ भी ग्राम नेगेटिव के सेल्स को एग्जिट करेगी वो पेरीप्लाज्म में पहले एक्यूमुलेट होती हैं। इसी वजह से बीटा लैक्टामेजेस जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो भी पहले पेरीप्लाज्म में एक्यूमुलेट होंगे। उसके बाद आता है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल की एक निशानी है कि सेल वॉल जो है वो उसमें ज़रूर पेप्टिडोग्लाइकन होगा। तो सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन इज़ अ शुगर बैकबोन, ठीक है। इसकी जो बैकबोन होती है वो शुगर से बनी होती है विद द पेप्टाइड साइड चेन्स, और जो साइड चेन्स होंगी वो पेप्टाइड की होंगी, क्रॉस लिंक्ड बाय द ट्रांसपेप्टिडेज, ठीक है। और इसकी जो साइड चेन्स हैं वो क्रॉस लिंक्ड हुई होती हैं बाय द ट्रांसपेप्टिडेज, ये एक एंजाइम है। नेट लाइक स्ट्रक्चर गिव्स रिजिड सपोर्ट, ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जैसे रिजिड सपोर्ट मिलता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर डैमेज, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर डैमेज जो है उससे ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जबकि फेगोसाइटोसिस से बैक्टीरिया को कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डैमेज से सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्ट करती है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सैक, ठीक है। ये इसी जैसे ह्यूमंस में होता है। जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है वो फॉस्फोलिपिड, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं, तो उसमें भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है विद एम्बेडेड प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड दी अदर एंजाइम्स, ठीक है। तो इसमें फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर होगी और साथ उसमें कुछ प्रोटीन्स होंगी, और वो जो प्रोटीन्स हैं उनमें पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हो सकते हैं और कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। लिपोटिकोइक एसिड्स, ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स है ये पेनिसिलिन को इनएक्टिवेट करने वाले जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। तो जिन बैक्टीरिया में ये वाले प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे उनमें पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो अच्छे से वर्क नहीं कर सकती। इसके बाद आता है इसमें लिपोटिकोइक एसिड्स, ग्राम पॉजिटिव ओनली एक्सटेंड फ्रॉम द मेम्ब्रेन टू द एक्सटीरियर। तो लिपोटिकोइक एसिड्स होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव में होते हैं, ओनली एक्सटेंड फ्रॉम मेम्ब्रेन टू एक्सटीरियर, ठीक है। मेम्ब्रेन से ये एक्सटेंड करते हैं टू एक्सटीरियर, ठीक है। एक्सटीरियर तक ये एक्सटेंड करते हैं। साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव एंड ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स, तो ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ये एक ऐसी साइट है जिसमें ऑक्सीडेटिव और ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स होंगे, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होंगे, इन्वॉल्व इन द सेल वॉल सिंथेसिस, और सेल वॉल सिंथेसिस भी यहीं पे जो है वो हो रही होती है। लिपोटिकोइक एसिड्स इंड्यूस TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1, ठीक है। तो जिस तरह से हमने पढ़ा कि एंडोटॉक्सिन्स में लिपिड ए ने इंड्यूस किया था TNF को और इंटरल्यूकिन 1 को, यहाँ पे लिपोटिकोइक एसिड्स ने भी सिर्फ इंड्यूस करना है TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 को। लेकिन जो एंडोटॉक्सिन्स है वो हमने देखा कि ग्राम नेगेटिव में थे क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव में होता है। यहाँ पे जो लिपोटिकोइक एसिड्स हैं वो ग्राम पॉजिटिव में होते हैं। इसके बाद यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। तो जो यूनिक टू ग्राम पॉजिटिव फीचर है वो है लिपोटिकोइक एसिड। तो हमने पढ़ा था कि लिपोटिकोइक एसिड जो है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और एक्सटेंड करता है टू द एक्सटीरियर। तो यहाँ पे भी हमने यही देखा कि इस तरह से ये स्टार्ट हुआ है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से और एक्सटेंड कर रहा है टू द एक्सटीरियर, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स विच इज़ कॉमन टू बोथ। तो फ्लैजलम है जो मोटिलिटी करवाता है वो दोनों में प्रेजेंट है, पिलस है, ठीक है, वो भी दोनों में प्रेजेंट है, कैप्सूल भी दोनों में प्रेजेंट है।
सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट ज़रूर है, लेकिन हम देख सकते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो उसकी 3 लेयर्स बनी हुई है इधर ग्राम पॉजिटिव में, और 1 लेयर है, सिंगल लेयर है इन द ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव में, और इसमें एक और भी डिफरेंस है कि जो ग्राम पॉजिटिव है उसके ऊपर जो है वो कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, सेल वॉल के ऊपर। लेकिन ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल के ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन है, और इस आउटर मेम्ब्रेन में जो है वो एंडोटॉक्सिन्स हैं, ठीक है, एंडोटॉक्सिन्स और लिपोपॉलीसेक्राइड्स हैं, पोरिन्स हैं, जो कि आउटर मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ जो है हमने पढ़ा था कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव में होता है। इस तरीके से हमने देखा कि ये प्रेजेंट होगा, ये सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो है वो हमने देखा कि वाइड पेरीप्लाज्मिक स्पेस कंटेनिंग बीटा लैक्टामेजेस। तो ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है ये भी इसी में प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव में, ठीक है। ये भी ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन ही जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है, और इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर बीटा लैक्टामेजेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, और दरमियान में कुछ इसमें प्रोटीन्स होते हैं जैसे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, और इसके अलावा इसमें कुछ और भी एंजाइम्स हो सकते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के स्ट्रक्चर में ये कंपैरिजन है। तो उसके बाद हम देखते हैं स्टेन्स, ठीक है, ग्राम स्टेन, ठीक है। फर्स्ट लाइन लैब टेस्ट इन बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन। बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम सबसे पहले जो लैब टेस्ट यूज़ करते हैं वो है ग्राम स्टेन। बैक्टीरिया विद द थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट डाई ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। हमने देखा कि स्ट्रक्चर में भी देखा है कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है वो थिक जो है वो ज़्यादा ग्राम पॉजिटिव में है। तो जिन बैक्टीरिया के पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिक होती है वो क्रिस्टल वॉयलेट डाई को रिटेन कर लेते हैं, यानी ग्राम पॉजिटिव हो जाते हैं। एंड बैक्टीरिया विद द थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर टर्न रेड और पिंक, ठीक है। जबकि वो बैक्टीरिया जिनकी जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है वो थिन होती है, जो कि ग्राम नेगेटिव की होती है, तो वो उनका कलर जो है वो रेड और पिंक बन जाता है। ग्राम नेगेटिव विद काउंटर स्टेन, ठीक है, तो उनका कलर जो है वो काउंटर स्टेन यूज़ करने के बाद रेड और पिंक बन जाता है। दीज बग्स डू नॉट ग्राम स्टेन वेल, ठीक है। दीज लिटल माइक्रोब्स मे अनफॉर्चुनेटली लैक रियल कलर बट आर एवरीवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे है ट्रेपेनोमा लेप्टोस्पायरा। अच्छा, ये वो वाले बैक्टीरिया हैं जो ठीक से जो है वो ग्राम स्टेन नहीं हो सकते, यानी कि हम ग्राम स्टेनिंग जो है वो फर्स्ट लाइन लैब टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इन बैक्टीरिया में कुछ ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से हम ग्राम स्टेनिंग नहीं करते। इसमें एक तो ट्रेपेनोमा और लेप्टोस्पायरा है। टू थिन टू बी विजुअलाइज्ड, ये इतने थिन होते हैं कि हम इनको विजुअलाइज यानी को नहीं देख सकते। माइकोबैक्टीरिया सेल वॉल हैज़ हाई लिपिड कंटेंट, ठीक है। माइकोबैक्टीरिया के जो लिपिड कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है सेल वॉल में, इस वजह से हम इनको भी ग्राम स्टेनिंग नहीं करते। माइकोप्लाज्मा और यूरिया प्लाज्मा नो सेल वॉल, इनमें सेल वॉल ही नहीं होती, इस वजह से हम इनकी भी ग्राम स्टेनिंग नहीं कर सकते। लेजियोनेला, रिकट्सिया, क्लामीडिया, बार्टोनेला, एनाप्लाज्मा और एहरलीचिया, ठीक है। primarily intracellular, also chlamydia lack classic peptidoglycan because of decrease in muramic acid, ठीक है। तो ये एक तो इंट्रासेलुलर होते हैं, ठीक है, सेल्स के अंदर होते हैं, और दूसरा ये कि जो क्लैमिडिया है इनके बीच में, उसमें जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन जो है उस तरह का नहीं होता जैसा नॉर्मली होता है, लैक क्लासिक पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर म्यूरामिक एसिड जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो इनका जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो उस तरह का नहीं होता जैसा बाकियों के अंदर होता है, क्योंकि इनके पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर म्यूरामिक एसिड जो है वो बहुत ही डिक्रीज होता है। जीएमसा स्टेन, जीएमसा स्टेन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं उनके लिए जिनके लिए हम ग्राम स्टेनिंग यूज़ नहीं कर सकते थे। तो जीएमसा स्टेन हम यूज़ कर लेते हैं क्लैमिडिया के लिए, रिकट्सिया के लिए, ट्राइपेनोसोम्स के लिए, बोरेलिया और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और प्लाज्मोडियम के लिए, ठीक है। पीरियोडिक एसिड स्किप स्टेन, पीरियोडिक एसिड स्किप स्टेन जो है वो हम यूज़ करते हैं स्टेन ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन को स्टेन करने वाला ये स्टेन होता है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स को भी स्टेन करेगा। यूज टू डायग्नोज विपल डिजीज़,
ठीक है। पीपल डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए हम पीरियोडिक स्किप स्टेन को यूज़ कर लेते हैं। पीपल डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द ट्रोफेरिमा विपली, ठीक है, ट्रोफेरिमा विपली। फिर एक है झील नीलसन स्टेन है, इसको कार्बल फुस्चिन भी कहते हैं। ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है, जैसे माइकोबैक्टीरिया के लिए और नोकार्डिया के लिए। स्ट्रेन्स माइकोलिक एसिड इन द सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड को ये वाला स्टेन जो है वो स्टेन कर सकता है। प्रोटोजोआ में भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं, जैसे क्रिप्टोस्पोरिडियम ऊसिस्टर, ठीक है, उनमें भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। ओरामाइन रोडामाइन स्टेन इज़ मोर ऑफन यूज फॉर स्क्रीनिंग, इनएक्सपेंसिव एंड मोर सेंसिटिव। स्क्रीनिंग के लिए हम यूज़ कर लेते हैं ओरामाइन, ठीक है, ये जो माइकोबैक्टीरिया है, नोकार्डिया और प्रोटोजोआ, जिनमें हम सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड को स्टेन कर रहे हैं। झील नेल्सन स्टेन इसको कहते हैं। इसको कार्बल फुस्चिन भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि ओरामाइन रोडामाइन स्टेन इज़ मोर ऑफन यूज्ड। अब ज़्यादातर हम इस ओरामीन और रोडामीन स्टेन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए, क्योंकि एक तो ये इनएक्सपेंसिव है और मोर सेंसिटिव है। इंडिया इंक स्टेन है, ये हम यूज़ करते हैं क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के लिए। म्यूसिकार्मीन कैन आल्सो बी यूज टू स्टेन थिक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल रेड, ठीक है। इंडिया इंक स्टेन जो है वो हम यूज़ करते हैं क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, और म्यूसिकार्मीन भी हम यूज़ कर सकते हैं थिक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल को रेड स्टेन करने के लिए हम म्यूसिकार्मीन भी यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर स्टेन हेलिकोबैक्टर पायलोरी, ठीक है, सिल्वर स्टेन हम यूज़ करते हैं हेलिकोबैक्टर पायलोरी के लिए, नेजियोनेला के लिए, बार्टोनेला हैंसिले, ठीक है, बार्टोनेला हैंसिले एंड फंजाई। फंजाई में है कोकिडियोइडिस, न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी, अस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ठीक है। उसके बाद आता है द फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेन है। फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेन इज यूज टू आइडेंटिफाई मेनी बैक्टीरिया, वायरसेस एंड न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी, जीआरडी एंड द क्रिप्टोस्पोरिडियम, ठीक है। तो बहुत से बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई, ठीक है, ये नीमोसिस्टिस जीरोवेसी फंजाई है, जियार्डिया और क्रिप्टोस्पोरिडियम को हम आइडेंटिफाई करने के लिए फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेन को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल इज FTA-ABS फॉर साइफ्लिस, तो ये FTA-ABS फॉर साइफ्लिस को देख लेते हैं। The FTA-ABS test is used to detect antibodies to the bacteria Treponema pallidum which causes syphilis, ठीक है। तो इस टेस्ट में जो है वो हम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं, वो एंटीबॉडीज़ जो ट्रेपोनोमा पैलिडम के अगेंस्ट बनती हैं, और ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो साइफ्लिस करवाता है। ब्लड इज़ ड्रॉन फ्रॉम द वेन दैट इज़ वनीपंचर यूजली फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द एल्बो और द बैक ऑफ द हैंड। A needle is inserted into the vein and the blood is collected in an airtight vial or a syringe, ठीक है। ये टेस्ट को परफॉर्म करने का तरीका उन्होंने बताया हुआ है। FTA-ABS stands for fluorescent treponemal antibody test absorption test, antibody test absorption test checks your blood for antibodies to the bacteria that causes syphilis called Treponema pallidum। उसके बाद आती है डायग्राम। सो ए में हम देख रहे हैं कि कुछ स्ट्रिंग्स सी बनी हुई हैं, ठीक है, ये पिंक कलर की जो एरो से शो की हुई हैं। तो ये है जिएमसा स्टेन में जो ट्राइपेनोसोम्स, ठीक है, ट्राइपेनोसोम्स जो हैं वो जिएमसा स्टेन में इन्होंने शो की हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे बी में देखते हैं तो ये पर्पल से जो है उसके अंदर पिंक कलर के डॉट डॉट से बने हुए और एक जगह पे बहुत ज़्यादा एकोमुलेट हुए हुए हैं, जो इन्होंने एरो से शो किए हुए हैं। तो ये हैं ट्रोफेरिमा विपली, ठीक है, ये पीरियोडिक स्किप स्ट्रेन है, ठीक है, जो कि ग्लाइकोजन को स्टेन करता है और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स को भी, और विपल डिजीज़ के डायग्नोसिस में यूज़ होता है, क्योंकि ट्रोफेरिमा विपली को जो है वो ये स्टेन करता है। तो ये जो पिंक कलर के उन्होंने एकोमुलेशन जो डॉट्स की शो की हुई है, ये ट्रोफेरिमा विपली है जो विपल डिजीज़ करवाते हैं। उसके बाद झील नेल्सन स्टेन है, ठीक है, इसमें ये ब्लू कलर का है और इसमें पिंक कलर के जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये हैं माइकोबैक्टीरिया, ठीक है, माइकोबैक्टीरिया उन्होंने शो की हुई हैं। झील नेल्सन स्टेन में इसको कार्बल फुस्किन भी कहते हैं। उसके बाद आता है इंडिया इंक स्टेन, ठीक है, इंडिया इंक स्टेन जो है उसमें इन्होंने हमें क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस शो किया हुआ है।
ये डार्क ब्राउन इस बैकग्राउंड है इसका, और लाइट ब्राउन से इसमें जो राउंड बॉडीज नज़र आ रही हैं वो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस की हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे सिल्वर स्टेन है। सिल्वर स्टेन में जो है वो बैकग्राउंड ग्रीन होता है। तो इसमें जो डार्क ग्रीन कलर की जो बॉडीज़ हैं एक्यूमुलेट हुई हुई हैं, जिनकी जो बाउंड्री है वो ब्लैक कलर की है, और छोटी छोटी एक जगह पर बहुत सारी इकट्ठी हुई हुई हैं। तो ये कोकीडियोइडिस है, ठीक है, और ये सिल्वर स्टेनिंग में नज़र आ रहा है कोकीडियोइडिस। स्पेशल कल्चर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, स्पेशल कल्चर रिक्वायरमेंट्स तो इसमें है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसके लिए जो हम मीडिया यूज़ करते हैं वो है चॉकलेट एगर, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए हम यूज़ करते हैं चॉकलेट एगर वाला मीडिया, और इसके कंटेंट्स में होते हैं कि इसमें फैक्टर 5 है NAD पॉजिटिव, एंड फैक्टर 10 है हीमाटिन, ठीक है। फैक्टर 5 और 10 हम इसमें यूज़ करते हैं चॉकलेट एगर के अंदर, ठीक है। ये कल्चर रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हम बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए डिफरेंट कल्चर्स बनाते हैं, तो ताकि हम उनकी जो है वो उनको मतलब डायग्नोस कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसमें जो डिफरेंट कल्चर रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे बताई हुई हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए हम चॉकलेट एगर यूज़ करते हैं, और चॉकलेट एगर में हम फैक्टर 5 NAD और फैक्टर 10 यानी हीमाटिन को हम इसमें मीडिया के अंदर हम रखते हैं। ये मीडिया के कंटेंट्स हैं ये। उसके बाद है निजेरिया गोनोरिया एंड निजेरिया मेनिंजाइटिस। इनके लिए जो हम एगर यूज़ करते हैं वो है थायर मार्टिन एगर, ठीक है। थायर मार्टिन एगर सेलेक्टिवली फेवर्स द ग्रोथ ऑफ निजेरिया बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स विद वैंकोमाइसिन, ठीक है। तो इसने जो है वो निजेरिया की ग्रोथ को फेवर करना होता है, और बाय इनहिबिटिंग और ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया जाता है विद वैंकोमाइसिन। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट निजेरिया विद ट्राइमिथोप्रिम एंड कोलेस्टिन एंड फंजाई विद निस्टैटिन, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम सिर्फ निजेरिया को ग्रो करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम इसमें जितने भी ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं विद वैंकोमाइसिन, यानी कि इस एगर के अंदर वैंकोमाइसिन भी होगा। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स को हम इनहिबिट करते हैं ट्राइमिथोप्रिम एंड कोलेस्टिन के साथ, ठीक है, यानी कि इस एगर के अंदर ट्राइमिथोप्रिम एंड कोलेस्टिन भी प्रेजेंट है, और फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं विद द निस्टैटिन, ठीक है। तो निस्टैटिन भी इसी कल्चर के अंदर प्रेजेंट होगा। उसके बाद आता है ये बॉर्डिटेला परटप्सिस। इसके लिए जो हम एगर बनाते हैं उसे कहते हैं बॉर्डेट जेंगू एगर, ठीक है। और दूसरा इसमें एक और है वो है रिगैन लोवी मीडियम, ठीक है। बॉर्डिटेला जो है उसका नाम यहाँ से बॉर्डेट जेंगू एगर, ठीक है, बॉर्डेट फॉर बॉर्डिटेला, और एक इसमें है द रिगैन लोवी मीडियम, ठीक है। तो पोटैटो एक्सट्रैक्ट डालते हैं ये वाले में, बॉर्डेट जेंगू एगर में हम डालते हैं पोटैटो एक्सट्रैक्ट, और रिगैन लोवी मीडियम में हम डालते हैं चारकोल, ब्लड एंड एंटीबायोटिक, ठीक है। इसमें चारकोल है, ब्लड है और एंटीबायोटिक है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम डिप्थेरियाए, तो इसका जो एगर है उसको हम कहते हैं टेलुराइट एगर, और इसमें लॉफलर मीडियम भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉफलर मीडियम है एक इसमें, और एक टेलुराइट एगर है, तो ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं क्लोस्ट्रीडियम डिप्थेरियाई के लिए। उसके बाद है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसमें हम यूज़ करते हैं लोवेनस्टीन जेनसन मीडियम, मिडल ब्रूक मीडियम, और रैपिड ऑटोमेटेड ब्रोथ कल्चर्स, ठीक है। तो ब्रोथ कल्चर जिसमें यूज़ कर सकते हैं रैपिड ऑटोमेटेड, और मिडल ब्रूक मीडियम यूज़ करते हैं लोवेनस्टीन जेनसन मीडियम, ठीक है। लोवेनस्टीन जेनसन मीडियम इसमें यूज़ करते हैं, मिडल ब्रूक मीडियम यूज़ करते हैं, ठीक है, मिडल ब्रूक मीडियम, और इसमें रैपिड ऑटोमेटेड ब्रोथ कल्चर्स है। उसके बाद है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाए। इसमें हम एगर यूज़ करते हैं ईटॉन एगर, ठीक है। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई ईटॉन एगर इसमें यूज़ करते हैं। रिक्वायर्स कोलेस्ट्रॉल, इस एगर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की भी रिक्वायरमेंट होती है। लैक्टोज फर्मेंटिंग एंटेरिक्स, ठीक है। जितने भी ये लैक्टोज फर्मेंट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनमें हम मैकॉन्की एगर को यूज़ कर सकते हैं। फर्मेंटेशन प्रोड्यूसेस एसिड कॉजेज कॉलोनीज टू टर्न पिंक, ठीक है। तो ये वाले बैक्टीरिया जो है ये फर्मेंटेशन करवाते हैं, उससे एसिड प्रोड्यूस होगा, और कॉलोनीज जो हैं वो पिंक कलर के दिखाई देंगी। एस्चेरेचा कोलाई के लिए हम यूज़ कर सकते हैं योसिन मिथाइलिन ब्लू एगर,
ठीक है, EMB भी इसको कहते हैं। ठीक है, यूरेसिल मिथाइलिन ब्लू एगर हम यूज़ करते हैं। कॉलोनीज विद ग्रीन मेटालिक शीन, तो इसमें जो कॉलोनीज़ हैं वो ग्रीन मेटालिक शीन सी नज़र आएंगी। ठीक है, ग्रीन होंगी और मेटालिक भी उनमें जो है वो शेड पड़ रहा होगा। तो इसमें है ये सेरेचा कोलाइव, हम इस तरह की कॉलोनीज़ नज़र आएंगी। उसके बाद है ब्रूसेला, फ्रेंसीसेला, लेजियोनेला एंड पास्चरेला। चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट एगर बफर्ड विद सिस्टीन एंड आयरन, तो इनके लिए हम जो है वो एक चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट एगर बनाएंगे जिसमें हमने सिस्टीन और आयरन भी मिलाया होगा। दी एला सिबलिंग्स, हम इनको एला सिबलिंग्स कहते हैं क्योंकि इनके एंड में सारों के एला आ रहा है। ठीक है, ब्रूस, फ्रैंकिस, लेजियोनेयर एंड पास्चर बिल्ड द सिस्टीन चैपल आउट ऑफ चारकोल एंड आयरन। ठीक है, उसके बाद है ये निमोनिक है इसके लिए। अच्छा, उसके बाद है फंजाई। फंजाई के लिए हम एक एगर बनाते हैं जैसे हम कहते हैं सेबोराड एगर। ठीक है, सेबोराड एगर जो है वो हम स्पेशली फंजाई के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट बैक्टीरिया के डिफरेंट एगर्स हमने देख लिए और उनके कंटेंट्स भी थोड़े बहुत यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो चॉकलेट एगर में फैक्टर 5 और फैक्टर 10 था। थायर मार्टिन एगर, ठीक है, इसमें जो है वो वैंकोमाइसिन है, ट्राइमिथोप्रिम एंड कोलिस्टिन है और नेस्टैटिन है। बॉर्डेटेला पर्टुसिस, इसमें जो बॉर्डेट वाला है उसमें पोटैटो एक्सट्रैक्ट है। एक रिगैन है, इसमें रिगैन वाले में चारकोल ब्लड एंटीबायोटिक है। ABC एंटीबायोटिक ब्लड और चारकोल। क्लोस्ट्रीडियम डिप्थेरियाई में टेलुराइट एगर है और लोफलर मीडियम। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें लोवनस्टीन जॉनसन मीडियम है, मिडल ब्रूक मीडियम है और रैपिड ऑटोमेटेड ब्रॉथ कल्चर जिसमें यूज़ करते हैं। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई के लिए ईटॉन एगर है, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। लैक्टोज फर्मेंटिंग एंटेरिक्स, ठीक है, इसमें मैकॉन की एगर है। ठीक है, लैक्टोज फर्मेंटिंग एंटेरिक्स, इसमें मैकॉन की एगर है। फर्मेंटेशन प्रोड्यूसेस, इसमें पिंक कॉलोनीज बनेगी क्योंकि एसिड बन रहा होता है फर्मेंटेशन की वजह से। एस्चेरेचा कोलाई का जो है वो EMB एगर है यानी यूरेसिल मिथाइलिन ब्लू एगर, और इसमें कॉलोनीज जो हैं वो ग्रीन मेटालिक शीन होंगी। ये जो एला सिबलिंग्स हैं इनके लिए चारकोट और यीस्ट एक्सट्रैक्ट से हम बनाते हैं एगर जिसमें हम सिस्टीन और आयरन को भी मिलाएंगे। फंजाई के लिए एक स्पेसिफिक जो है वो एगर होता है, इसे हम कहते हैं सेबोराड एगर। उसके बाद है एनेरोब्स। ठीक है, एनेरोब्स वो बैक्टीरिया है जिन्हें अपने ATP जनरेट करने के लिए, एनर्जी के लिए और जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ये फर्मेंटेशन या कोई भी ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे से जो है वो अपनी ऑक्सीजन बना लेते हैं, अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। इसमें एग्जांपल्स हैं क्लोस्ट्रीडियम है, बैक्टीरियोइडिस है, फ्यूसोबैक्टीरियम एंड दी एक्टिनोमाइसिस इसरीली। तो इसमें है ABC यानी एक्टिनोमाइसिस इसरीली, बैक्टीरियोइडिस और क्लोस्ट्रीडियम। एक इसमें एक्स्ट्रा है वो है F, ठीक है, फ्यूसोबैक्टीरियम। दे लैक कैटालेज और द सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेज, ना इनमें कैटालेज है और ना इनमें सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेज है। एंड आर दस ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेटिव डैमेज, ठीक है, इसी वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज से ये जो है वो किल हो सकते हैं। जनरली फाउल स्मेलिंग शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, और ये फाउल स्मेलिंग होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं और आर डिफ़िकल्ट टू कल्चर, इनको कल्चर करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड प्रोड्यूस गैस इन टिशू, और टिशू के अंदर ये गैस भी प्रोड्यूस कर देते हैं जैसे CO2 एंड H2। ठीक है, CO2 एंड H2 ये प्रोड्यूस करते हैं। एनारोब्स कांट ब्रीथ फ्रेश एयर, ठीक है, ये फ्रेश एयर को ब्रीथ कर ही नहीं सकते क्योंकि इनके अंदर जो है वो एंजाइम्स नहीं होते और ये इन्हें ऑक्सीजन की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती अपनी एनर्जी बनाने के लिए। एनारोब्स आर द नॉर्मल माइक्रोबायोटा इन द GI ट्रैक्ट, ठीक है, एनारोब्स जो है वो हमारे GI में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, टिपिकली पैथोजेनिक एल्सवेयर, और अगर GI ट्रैक के अलावा ये कहीं भी जाएंगे तो ये हमारे लिए पैथोजेनिक हो जाएंगे। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आर इनफेक्टिव अगेंस्ट एनारोब्स बिकॉज दीज एंटीबायोटिक्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू एंटर इनटू बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को हम एनारोब्स के लिए जो है वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स वाली एंटीबायोटिक्स होती हैं इन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बैक्टीरिया सेल के अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आता है फैकल्टेटिव एनारोब्स मे यूज़ ऑक्सीजन एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू जनरेट ATP। तो ये जो है ये ऑक्सीजन को यूज़ कर भी सकते हैं,
ठीक है। एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू जनरेट एटीपी, यानी एनर्जी बनाने के लिए ये ऑक्सीजन का यूज़ कर भी लेते हैं, बट कैन आल्सो यूज़ फॉर्मेंटेशन एंड दी अदर ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवेज। लेकिन ये फॉर्मेंटेशन का और अदर ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवेज का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों तरीक़ों से सर्वाइव कर सकते हैं। एनारोब्स वाले जो हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है। जो एरोब्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए। जो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं वो दोनों तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें आते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई एंड एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये ज़्यादातर डिजीज़ यही वाले बैक्टीरिया करवा रहे होते हैं, और ये सारे के सारे फैकल्टेटिव एनारोब्स वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया। ठीक है। इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया जो है उनकी 2 टाइप्स होती हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर एंड द फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, ठीक है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर में है रिकर्सिया, क्लैमिडिया एंड कॉक्सियला रिलाई ऑन द होस्ट एटीपी। ठीक है। तो ये जो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होते हैं, ठीक है, ये ऑब्लिगेट यानी कि इनके लिए ऑब्लिगेटरी होता है कि ये हर सूरत जो है वो होस्ट की एटीपी इनको चाहिए होती है, इसी पर ये रिलाई कर रहे होते हैं। इसमें आता है रिकर्सिया, क्लैमिडिया और कॉक्सियला। इनको जो है वो होस्ट का एटीपी चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। स्टे इनसाइड सेल्स व्हेन इट इज़ रियली चिली एंड कोल्ड। ठीक है। तो ये जो है ये सेल्स इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्स के अंदर रहते हैं। इनमें अब जो ऑब्लिगेट है वो पूरी तरह से कोई एनर्जी जो है वो खुद से नहीं बना सकते, तो पूरी तरह से ये जो है वो होस्ट के एटीपी पे रिलाई कर रहे होते हैं। फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर, ठीक है, फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर वो हैं जो होस्ट से भी एटीपी ले रहे हैं और अपनी भी एटीपी कुछ बनाते हैं, अपनी एनर्जी भी बनाते हैं, लेकिन होस्ट से भी ले रहे होते हैं। तो इनमें आते हैं साल्मोनेला, निजेरिया, ब्रूसेला, माइकोबैक्टीरियम, लिस्टेरिया, फ्रांसिसेला, ये सारे अल्लाह अल्लाह वाले इसमें आ रहे हैं। लेजियोनेला और यसीनिया पेस्टिस। ठीक है। सम नेस्टी बग्स में लिव फैकल्टेटिवली। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया वो होते हैं जिनके जो कैप्सूल होता है। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ए वाली डायग्राम में एक शो भी किया हुआ है, ये स्टेप्टोकोकस न्यूमोनियाए है। एग्जाम्पल्स आर द सीरोडोमोनास एरोगिनोसा। ठीक है। सीरोडोमोनास एरोगिनोसा इसमें आता है, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनियाए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, निजेरियम निंजिटाइडिस, एस्टेरेचा कोलाई, साल्मोनेला, क्लैप्शियला न्यूमोनियाई एंड द ग्रुप बी स्ट्रेप्टर। देयर कैप्सूल सर्व एज एन एंटीफेगोसिटिक विरुलेंस फैक्टर। ठीक है। इनके कैप्सूल्स के अंदर जो है वो एंटीफेगोसिटिक विरुलेंस फैक्टर होता है। ठीक है। कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन कॉन्जुगेट सर्व्स एज एन एंटीजन इन वैक्सीन्स। ठीक है। तो एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया वो हैं जिनके कैप्सूल्स के अंदर जो है वो एंटीफेगोसिटिक विरुलेंस फैक्टर मौजूद होता है। ठीक है। इसी वजह से ये फेगोसाइट्स को रेजिस्ट कर पा रहे होते हैं। और इनमें जो बैक्टीरिया आ रहे हैं वो बैक्टीरिया जो बहुत ही कॉमनली जो है डिजीज़ करवा रहे होते हैं, निमोनिया वगैरह भी करवा रहे होते हैं। तो इसमें ये स्टेप्टोकोकस न्यूमोनियाई है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो हमने बहुत कॉमनली पढ़ा हुआ है, निजेरिया मेनिंजाइटिस है, इसमें एस्टेरेचा कोलाई जो यूटीआई करवाता है, साल्मोनेला है, इसमें क्लैप्शियला न्यूमोनियाई है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टर। ठीक है। बहुत से कॉमन ऑर्गेनिज्म जो है वो अनकैप्सुलेटेड हैं। ठीक है। और इनके कैप्सूल्स के अंदर एंटोफेगोसिटिक विरुलेंस फैक्टर होता है। विरुलेंस फैक्टर वो होता है जो बैक्टीरिया की पावर जो है वो फैगोसाइट्स को रेजिस्ट करने की जो पावर है वो बढ़ा रहा होता है। कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन कॉन्जुगेट। ठीक है। ये कैप्सुलर के जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है, इस कैप्सूल के अंदर जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं प्लस प्रोटीन कॉन्जुगेट, और प्रोटीन कॉन्जुगेट जो होता है उसको हम डिफरेंट एंटीजेंस के तौर पे यूज़ करते हैं वैक्सीन्स। ठीक है। वैक्सीन्स बनाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन कॉन्जुगेट, तो डिफरेंट वैक्सीन्स के अंदर जो एंटीजेंस हैं उनको बनाने के लिए हम कैप्सूल्स के जो पॉलीसेकेराइड्स हैं और प्रोटीन कॉन्जुगेट्स हैं उसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है आर ऑप्सोनाइज्ड एंड देन क्लियर्ड बाय स्प्लीन। तो ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं जो एनकैप्सुलेटेड होते हैं इनको क्लियर करने से पहले इनकी ऑप्सोनाइजेशन करनी पड़ती है। ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन में होता है कि एंटीबॉडीज़ आकर बैक्टीरिया को बाइंड कर लेती हैं चारों तरफ से, इसको जो है वो रैप कर लेती हैं, और फिर उसके बाद जो है वो इसको फेगोसाइट्स जो हैं वो उन एंटीबॉडीज़ को जो है वो बाइंड करते हैं, और इस तरीके से जो है वो ऑप्सोनाइजेशन हो रही होती है और फेगोसाइटोसिस हो रही होती है, लाइसिस हो रही होती है।
एसप्लिनिक्स, नो स्प्लीन हेयर। एसप्लिनिक्स वो लोग हैं जिनके अंदर स्प्लीन नहीं होती। हैव डिक्रीज ऑप्सोनाइजिंग एबिलिटी एंड दस इंक्रीज रिस्क फॉर द सीवर इन्फेक्शंस। अब वो लोग जिनके अंदर स्प्लीन जो है वो नहीं होती, जो उन्होंने स्प्लीनेक्टोमी करवा दी है किसी भी वजह से, तो उनकी ये ऑप्सोनाइजिंग एबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और इसी वजह से ये वाले बैक्टीरिया जो एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं वो आसानी से इनमें इन्फेक्शंस करवाते हैं। नीड वैक्सीन्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, और इसीलिए इन पेशेंट्स को जो है वो वैक्सीन्स की ज़रूरत होती है ताकि वो निजेरिया मेनिंजाइटिस से, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से बचे रह सकें। नो स्प्लीन हेयर NSH, और इसमें जो बैक्टीरिया है वो निजेरिया मेनिंजाइटिस है, और S से स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई है, और H से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B है। ठीक है। अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया वैक्सीन्स। Some vaccines containing polysaccharide capsule antigens are conjugated to a carrier protein, enhancing immunogenicity by promoting T cell activation and subsequent class switching। ठीक है। अब हमने देखना है कि जो उनसे एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उनके वैक्सीन हम किस तरह से बनाते हैं। एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया वैक्सीन में हम जो है वो सम वैक्सीन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड कैप्सूल एंटीजेंस आर कॉन्जुगेटेड टू अ कैरियर प्रोटीन। ठीक है। कुछ वैक्सीन जो हैं उनके अंदर पॉलीसेक्राइड का कैप्सूल एंटीजेंस होते हैं। ठीक है। यानी कैप्सूल के अंदर जो पॉलीसेक्राइड होते हैं हम उनको एंटीजेंस के तौर पे यूज़ करते हैं और उनको हम कॉन्जुगेट कर देते हैं टू अ कैरियर प्रोटीन। ठीक है। तो जो कैप्सूल्स के अंदर पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनको हम जो है वो एंटीजेंस के तौर पे यूज़ करते हैं और कॉन्जुगेट करते हैं टू अ कैरियर प्रोटीन। एनहांसिंग इम्यूनोजेनिसिटी, जिससे हम इम्यूनोजेनिसिटी को इन्हांस कर देते हैं बाय प्रमोटिंग टी सेल एक्टिवेशन। ठीक है। या इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब है कि हम ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को इस तरह से इन्हांस कर देते हैं क्योंकि हम टी सेल एक्टिवेशन को प्रमोट करते हैं और सब्सिक्वेंट क्लास स्विचिंग। ठीक है। टी सेल जब एक्टिवेट होता है तो वो बी सेल को भी एक्टिवेट कर देता है और बी सेल के अंदर फिर जो है वो इम्यूनो एंटीबायोटिक्स बनने लगती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती हैं, उनकी क्लास स्विचिंग होती है। तो इस तरीके से हम ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं जब हम इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वैक्सीन दे रहे होते हैं। अब पॉलीसेक्राइड एंटीजन अलोंग कैन नॉट बी प्रेजेंटेड टू टी सेल्स। हम क्यों पॉलीसेक्राइड एंटीजन को कॉन्जुगेट करते हैं कैरियर प्रोटीन से? इसकी वजह यह है कि जो सा पॉलीसेक्राइड एंटीजन है वो अकेले में जो है वो टी सेल एक्टिवेशन नहीं करवा सकता। तो टी सेल एक्टिवेशन करवाने के लिए ज़रूरी है कि कैप्सूल के पॉलीसेक्राइड एंटीजन को हम जो कैरियर प्रोटीन है उसके साथ कॉन्जुगेट कर दें। न्यूमोकोकल वैक्सीन्स में आते हैं PCV13, इसे हम कहते हैं न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। एक इसमें आता है PPSV23, इसे हम कहते हैं न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन विद नो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो न्यूमोकोकल के 2 वैक्सीन हैं यहाँ पे, एक तो PCV13 है, तो ये एक न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है, यानी इसमें कॉन्जुगेशन की गई है टू द कैरियर प्रोटीन। और एक दूसरा है वो है PPSV23। ठीक है। ये है न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन। ठीक है। विद नो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इसमें कोई भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन नहीं है। ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, ये कॉन्जुगेट वैक्सीन है। मेनिंगोकोकल वैक्सीन जो है वो भी कॉन्जुगेट वैक्सीन है। तो ज़्यादातर इसमें कॉन्जुगेट वैक्सीन ही हैं। यूरिएज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, इसमें है प्रोटियस, क्रिप्टोकोकस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, यूरिया प्लाज्मा, नोकार्डिया, क्लेब्सिएला, स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिडिस और स्ट्रेप्टोकोकस सेप्रोफाइटिकस। यूरिएज हाइड्रोलाइज यूरिया टू रिलीज अमोनिया। अब यूरिएज एक ऐसा एंजाइम है जिसने यूरिया को हाइड्रोलाइज करना है। तो जब यूरिया हाइड्रोलाइज होगा तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जिसकी वजह से pH इंक्रीज होगी। प्रीडिस्पोजेज टू द सट्रोवाइट मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स पार्टिकुलरली प्रोटियस। तो ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये जो है वो किडनी स्टोन्स भी करवा सकते हैं। उनमें एक स्टोन होता है, किडनी स्टोन्स की ही एक टाइप है सट्रोवाइट। तो ये जो सट्रोवाइट होता है इसमें मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के स्टोन्स बन जाते हैं और पार्टिकुलरली ऐसा प्रोटियस के साथ हो रहा होता है। प्रोटियस स्पीशीज़ जो हैं वो इस तरह के स्टोन्स किडनी के अंदर करवा सकती हैं। इसके बाद आते हैं कैटालेज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। कैटालेज डिग्रेड्स H2O2, ठीक है, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड इनटू वाटर एंड द बबल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कैटालेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिग्रेड कर देता है वाटर में और ऑक्सीजन के बबल्स में बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड टू माइक्रोबिसिडल प्रोडक्ट बाय द एंजाइम माइलोपेरोक्सीडेज।
इससे पहले कि ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये किसी माइक्रोबिसिडल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए बाय द एंजाइम माइलोपेरोक्सीडेज। ठीक है, तो माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम जो है वो असल में हाइड्रोजन परऑक्साइड को माइक्रोबिसिडल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे पहले कि ऐसा हो, जो कैटलाइज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो पहले ही हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर में और ऑक्सीजन के बबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि माइक्रोबिसिडल प्रोडक्ट्स ना बन सकें। पीपल विद क्रॉनिक ग्रैनुलोमाटोस डिजीज, ठीक है, वो पीपल जिनमें क्रॉनिक ग्रैनुलोमाटोस डिजीज हुई है यानी कि उनमें NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी है, रिकरेंट इन्फेक्शन विद सर्टेन पॉजिटिव कैटलाइज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिनमें क्रॉनिक ग्रैनुलोमाटोस डिजीज होती है यानी कि उनमें NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है, तो उनमें रिकरेंट इन्फेक्शन हो रही होती हैं कैटलाइज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स की वजह से। बिग कैटलाइज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड, ठीक है, तो इसमें आता है बॉर्डीडेला परटूसिस है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, बुरखोर्डेरिया कैपेशिया, नोकार्डिया है, सियोटोमोनास लिस्टेरिया है, एस्परजिलस है, इसमें कैंडिडा है, एस्परजिलस और कैंडिडा दोनों फंजाई है, एस्चेरिया कोलाई है, सरेशिया है, स्टेफिलोकोकाई है, कैट्स है, बीन टू प्लेसेस। ठीक है, तो ये कैट्स हैं बीन टू प्लेसेस निमोनिक्स से हम याद रख सकते हैं कैटलाइज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को। तो यहाँ पे जो ए वाली डायग्राम में शो किया हुआ है वो बबल्स ऑफ ऑक्सीजन है, और ये बबल्स ऑफ ऑक्सीजन जो हैं वो कैटलाइज की वजह से बने हैं क्योंकि कैटलाइज ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में और बबल्स ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। उसके बाद आते हैं पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ठीक है, पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में आते हैं एक्टिनोमाइसिस इसरीली, येलो सल्फर ग्रैन्यूल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसने ये जो एक्टिनोमाइसिस इसरेली है इसने एक येलो सल्फर ग्रैन्यूल्स बनाने होते हैं। ठीक है, येलो सल्फर ग्रैन्यूल्स बनाते हैं जिसके अंदर फिलामेंट्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रैन्यूल्स बनेंगे ये येलो कलर के होंगे और इसके अंदर फिलामेंट्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियाज येलो गोल्डन येलो पिगमेंट है। ठीक है, तो ये जो स्टेफिलोकोकस ऑरियाज है इसमें गोल्डन येलो पिगमेंट होता है। सियोडोमोनास एरोगिनोसा ब्लू ग्रीन पिगमेंट है। तो ये जो एरोगिनोसा है इसमें ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि यहाँ पे एक तो एक्टिनोमाइसिस इसरेली है जिसने येलो ग्रैन्यूल्स बनाए हैं और उन ग्रैन्यूल्स के अंदर फिलामेंट्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। फिर स्टेफिलोकोकस ओरियाज है जिसने गोल्डन येलो पिगमेंट बना दिया। फिर सियोडोमोनास एरोगिनोसा है जिसने ब्लू ग्रीन पिगमेंट बनाया। पायोसाइनिन एंड पायोवर्डिन इसके इस पिगमेंट का नाम है। ठीक है, पायोसाइनिन एंड पायोवर्डिन। उसके बाद है सरेशिया मार्सिसेंस। सरेशिया मार्सिसेंस ने रेड पिगमेंट बनाना होता है। ठीक है, तो इनके ये डिफरेंट जो बैक्टीरिया हैं जो पिगमेंट बना रहे हैं इनको इस तरह याद रख लेना है। तो इसमें है सैप्स, ठीक है, सैप्स SAPS। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ओरियाज गोल्डन येलो पिगमेंट। ठीक है, ये सैप्स में S। फिर उसके बाद A से एक्टिनोमाइसिस इसरेली, ये येलो ग्रैन्यूल्स सल्फर ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग फिलामेंट्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, P से फिर सियोडोमोनास एरोगिनोसा ब्लू ग्रीन पिगमेंट, और फिर S से जो है वो सरेशिया मार्सिसेंस रेड पिगमेंट। इन वीवो बायोफिल्म प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये बायोफिल्म प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं लेकिन इन वीवो। ठीक है, तो इसमें आता है स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस, कैटेटर एंड प्रोस्टेटिक डिवाइस इन्फेक्शंस। ये जो बायोफिल्म बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर जो है वो ब्लैक स्ट्राइप और येलो ब्राउन कलर के जो हैं वो बना देते हैं। अक्सर सरफेसेस के ऊपर जो है वो हमें नज़र आ रहा होता है कि येलो और ब्राउन सी लेयर सी बन जाती है, तो वो बायोफिल्म होती है और वो इन बैक्टीरिया ने बनाई होती है। अक्सर हम देखते हैं जो सी इस तरह के मॉइस्चर जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर होता है वहाँ पे ये बनती हैं, जैसे वॉशरूम्स में ये इस तरह के बनती हैं लेयर्स, और पहाड़ों में जहाँ से जो है वो पानी ज़्यादा गुज़रता हो तो उन पत्थरों के ऊपर भी इस तरह के लेयर्स बन जाती हैं। तो ये बायोफिल्म्स होती हैं। तो बायोफिल्म में है एक इसमें स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस है, विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, सियोडोमोनास एरोगिनोसा है इसमें, और नॉन टाइपिएबल अनकैप्सुलेटेड है यानी कि वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के टाइप जो अनकैप्सुलेटेड है। ठीक है, यानी कि अनकैप्सुलेटेड है यानी कि उसके ऊपर कैप्सूल नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है वो स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस है, कैटेटर एंड प्रोस्टेटिक डिवाइस इन्फेक्शंस।
तो इसने जो है वो जो डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस होती हैं जैसे कैटेटर है और प्रोस्टेटिक डिवाइस है उनके इन्फेक्शंस करवा देते हैं, उनके यूज़ से जो इन्फेक्शन हो रहा होता है वो इसकी वजह से होता है। विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाइस में आता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइनिस। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रेप्टोकोकाई हैं इसमें, एक म्यूटेंस है और एक सैंगुइनिस है। डेंटल प्लैक्स है, ठीक है, डेंटल प्लैक्स इन्होंने करवाए होते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी ये करवाते हैं। तो विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई डेंटल प्लैक्स हम देखते हैं कि अक्सर जो है वो टीथ के ऊपर जो है वो येलो ब्राउन सी लेयर बन जाती है, तो वो ये वाले बैक्टीरिया ने करवाई होती है। सीओडोमोनास एरोगेनोसा, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्री कॉलोनाइजेशन इन द पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। जिन पेशेंट में सिस्टिक फाइब्रोसिस हुई होती है वहाँ पे ये जो है वो रेस्पिरेटरी ट्री कॉलोनाइजेशन वहाँ पे ये मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, तो ये वेंटिलेटर जिन पेशेंट्स में यूज़ किया जा रहा होता है उनकी वजह से निमोनिया जिनमें हो रहा होता है वो सीओडोमोनास एरोगेनोसा की वजह से है। कॉन्टैक्ट लेंस एसोसिएटेड केराटाइटिस, ठीक है, और कॉन्टैक्ट लेंस जिन जिन लोगों ने कॉन्टैक्ट लेंस लगाए होते हैं उनको अगर इसकी वजह से केराटाइटिस यानी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह जो है वो सीओडोमोनास एरोगेनोसा होती है। फिर उसके बाद ये जो अनकैप्सुलेटेड जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ये ओटिटिस मीडिया करवाता है। तो हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट सरफेसेस पे जो बैक्टीरिया है वो बायोफिल्म्स बना रहे हैं और इसी वजह से अगर उन सरफेसेस के साथ एक्सपोजर हो रहा है तो इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इन बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसके बाद आते हैं स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैन फॉर्म स्पोर्स व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर लिमिटेड। ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं सिर्फ इन्हीं के पास जो है वो स्पोर फॉर्मिंग एबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये स्पोर्स बना देते हैं जब इनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। डायग्राम में जो शो किया हुआ है ये स्पोर है। ठीक है, उसके बाद आता है स्पोर्स लैक मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड एन हाईली रेजिस्टेंस टू हीट एंड केमिकल्स। ठीक है, स्पोर्स में कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती और ये हाईली रेजिस्टेंट है टू द हीट एंड केमिकल्स। कोर कंटेन्स डिपिकोलिनिक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट रेजिस्टेंस। इनका जो कोर होता है उसमें जो है वो एक एसिड है जिसको हम कहते हैं डिपिकोलिनिक एसिड। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट रेजिस्टेंस है। मस्ट ऑटोक्लेव टू किल स्पोर्स एज डन टू द सर्जिकल इक्विपमेंट। तो उन्होंने कहा है कि जो स्पोर्स हैं वो जो है वो बॉयलिंग वगैरह से किल नहीं होते, तो इनको किल करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेव करेंगे हम किल करने के लिए एस इज़ डन टू द सर्जिकल इक्विपमेंट। और सर्जिकल इक्विपमेंट्स के लिए हम ऑटोक्लेविंग करते हैं बाय स्टीमिंग एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें ऑटोक्लेविंग हम इस तरह करते हैं कि हम स्टीमिंग करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर रखते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 मिनट्स तक हम स्टीमिंग करेंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड द आयोडीन बेस्ड एजेंट्स आर आल्सो स्पोरिसिडल। स्पोर्स को किल करने के लिए हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को और आयोडीन बेस्ड एजेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी स्पोरिसिडल हैं यानी स्पोर्स किलिंग है। एग्जांपल्स है जो स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया उनके एग्जांपल्स में हैं जब बैसिलस एंथ्रेसिस जो एंथ्रस करवाने वाला बैक्टीरिया है। फिर उसके बाद इसमें बैसिलस सीरियस है फूड पॉइजनिंग करवाने वाला। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है, बोटुलिज्म करवाता है। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल सीओडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस करवाता है। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, ठीक है, गैस गैंग्रीन करवाता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम के जो फोर टाइप्स हैं इसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ये चार के चार जो है ये क्लोस्ट्रीडियम के टाइप्स होती हैं। तो ये चारों ही स्पोर प्रोड्यूसिंग हैं और बैसिलस एंथ्रेसिस और बैसिलस सीरियस भी जो है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं। उसके बाद आते हैं बैक्टीरियल विरुलेंस फैक्टर्स, यानी वो फैक्टर्स जो बैक्टीरिया की जो पावर है अटैक करने की होस्ट को वो बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं। दीज प्रमोट इवेजन ऑफ द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को अटैक करने वाले फैक्टर्स हैं। कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड, ठीक है, एक तो इनके पास जो है अपना कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल में इनके पास पॉलीसेक्राइड होता है, तो ये भी इनका एक विरुलेंस फैक्टर होता है। हाईली चार्ज हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर, ये हाईली चार्ज है और हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर है। एक्सेस ऑफ बेरी टू द फैगोसाइटोसिस एंड द कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस।
इसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो फैगोसाइटोसिस को और कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, यानी कि इनसे बचे रहते हैं। मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ विरुलेंस, किसी भी बैक्टीरिया को जो मेजर डिटर्मिनेंट है ना वो होता है कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैक्टीरिया कितना पावरफुल है, तो ये देखने के लिए हम देखते हैं कि इसके कैप्सूल पॉलीसेकेराइड है कि नहीं। अगर वो कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड हो तो ये मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ विरुलेंस है। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया की जो विरुलेंस पावर है, अटैक करने की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है। प्रोटीन ए, ठीक है, प्रोटीन ए भी इनका एक विरुलेंस फैक्टर है, ठीक है। ये बाइंड करता है एफसी रीजन ऑफ दी आईजीजी, ठीक है। तो ये एफसी रीजन ऑफ आईजीजी के साथ बाइंड करेगा, प्रिवेंट्स ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस। तो इसने क्या है, प्रोटीन ए ने हमारी बॉडी में आके जो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं आईजीजी उनकी एफसी पोर्शन पे जाके बाइंड कर देते हैं और फिर ये ऑप्सोनाइजेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, फैगोसाइटोसिस को भी रोक देते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस्ड बाय द स्टेफिलोकोकस ऑरियाज, और ये चीज़ जो है, ये पावर जो है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियाज के पास होती है। IgA प्रोटीएज, ठीक है, IgA प्रोटीएज एंजाइम दैट क्लीव्स IgA, ठीक है। तो IgA प्रोटीएज जो है वो एक एंजाइम है जिसने हमारी बॉडी के अंदर IgA को क्लीव कर देना है, अलोइंग बैक्टीरिया टू अडियर टू एंड कॉलोनाइज म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ये जो IgA होती है ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो जब ये IgA प्रोटीएज वाले जो बैक्टीरिया हैं, जब ये आके हमारी IgA को क्लीव कर देंगे, तोड़ देंगे, तो आराम से बैक्टीरिया जो है वो अडेरेंस करेगा, कोलोनाइज करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन्स को। सेक्रेटेड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड डिज़ेरिया, ठीक है। तो शिन जो है उसका याद रख सकते हैं, इसमें एक तो है द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और एन से है निजेरिया। एम प्रोटीन हेल्प्स प्रिवेंट फैगोसाइटोसिस, ठीक है। एम प्रोटीन भी एक विरुलेंस फैक्टर है, इसने जो है वो फैगोसाइटोसिस को प्रिवेंट करने में बैक्टीरिया की हेल्प करनी होती है। एक्सप्रेस्ड बाय द ग्रुप ए स्टेप्टोकोकाई, ठीक है, ये ग्रुप ए स्टेप्टोकोकाई के पास होगा। सीक्वेंस होमोलॉजी विद ह्यूमन कार्डिक मायोसिन, ठीक है। तो इसकी जो होमोलॉजी है वो ह्यूमन कार्डिक मियोसिन मॉलिकुलर मिमिक्री, ठीक है, इसने जो है वो ह्यूमन कार्डिक मियोसिन को मैच कर रहे होना होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इसका रिजेंबल कर रहा होता है। पॉसिबली अंडरलाइज दी ऑटोम्यून रिस्पॉन्स सीन इन द एक्यूट ट्रॉमेटिक फीवर, और इसी वजह से ऑटोम्यून रिस्पॉन्स जो हम देखते हैं एक्यूट ट्रॉमेटिक फीवर में वो इसकी वजह से हो रहा होता है पॉसिबली, क्योंकि ये ह्यूमन कार्डिक मियोसिन को जो है वो मैच कर रहा होता है, उससे इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल मैच हो रहा होता है। इसी वजह से ये ऑटोम्यून करवा रहा होता है रिस्पॉन्स इन द एक्यूट रूमेटिक फीवर। इसके बाद आता है बैक्टीरियल जेनेटिक्स, ठीक है। बैक्टीरियल जेनेटिक्स में है ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन है, इसमें ट्रांसडक्शन है। ट्रांसडक्शन की 2 टाइप्स हैं, जनरलाइज्ड है और स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। और फिर इसमें ट्रांसपोजिशन है, ठीक है। तो ये जो 4 टर्म्स हैं ये बैक्टीरियल जेनेटिक्स में आती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरिया जेनेटिक्स में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। द कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया कैन बाइंड एंड इम्पोर्ट शॉर्ट पीसेज ऑफ एनवायरमेंटल नेक बैक्टीरिया क्रोमोसोमल डीएनए फ्रॉम दी बैक्टीरिया सेल लाइसिस। तो बैक्टीरिया सेल लाइसिस की वजह से जो है वो हम देखते हैं कि क्रोमोसोमल डीएनए एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो डिफरेंट नेक्ड बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए के पीसेस होते हैं। तो जौन सा कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया होता है वो इन पीसेस को इंपोर्ट कर लेता है, अपने अंदर इंपोर्ट कर लेता है। द ट्रांसफ़र एंड एक्सप्रेशन ऑफ द न्यूली ट्रांसफर्ड जीन्स, ठीक है, फिर इन जीन्स का ट्रांसफ़र होना और फिर इनका एक्सप्रेशन होना, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अ फीचर ऑफ मैनी बैक्टीरिया, ये फीचर बहुत से बैक्टीरिया में हमें नज़र आता है, स्पेशली इन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड डिज़ेरिया यानी शिन। इसी शिन में हमें ये जो है ये वाला फीचर मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन वाला। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एनवायरनमेंट के अंदर से जो है वो क्रोमोसोमल डीएनए के पीसेस को अपने अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर इन क्रोमोसोमल डीएनए के पीसेस की जो है वो एक्सप्रेशन करते हैं और इनका ट्रांसफ़र होता है और इनकी एक्सप्रेशन हो रही होती है। तो यानी ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो प्रोसीजर है वो इन बैक्टीरिया में हमें नज़र आएगा। एडिंग डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियस डिग्रेड्स नेक्ड डीएनए प्रिवेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हम ये वाला एंजाइम ऐड कर दें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज वाला तो ये नेक्ड डीएनए को डिग्रेड कर देगा और इस वजह से फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकेगी। तो इस डायग्राम में देखते हैं कि ये एनवायरमेंटल नेक्ड डीएनए के कुछ पीसेज हैं।
तो कुछ कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया है उसके रेसिपिएंट सेल ने इस डीएनए को अपने अंदर ले लिया। डिग्रेडेड अनकम्बाइंड डीएनए, ठीक है। अब एक तो डीएनए है जो कंबाइन हो गया है, ठीक है, डोनर डीएनए हम इसको कहते हैं। जो रेसिपिएंट डीएनए के अंदर जो है वो डोनर डीएनए बिल्कुल कंबाइंड हो गया है, लेकिन कुछ है जो अनकम्बाइंड है, ठीक है, वो डिग्रेड हो जाएगा। अब जो डिग्रेडेड है, ठीक है, वो अनकम्बाइंड डीएनए है। तो यहाँ पे इस सेल को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ठीक है। तो ये रेसिपिएंट सेल था एक ऐसे कॉम्पोनेंट बैक्टीरिया का, ठीक है, जिसमें शिन वाला बैक्टीरिया मौजूद हैं। तो वो एनवायरनमेंट के अंदर से शॉर्ट पीसीज ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए को अपने अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर अपने डीएनए के साथ उस डीएनए को जो है वो कंबाइन कर लेते हैं। तो उस सेल को फिर हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ठीक है। तो ये उन्होंने इस डायग्राम में शो किया हुआ है। इसके बाद आती है कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन की 2 टाइप्स होती हैं, कि एफ पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विद एफ नेगेटिव है, फिर एक एच एफ आर मल्टीप्लाइड विद एफ नेगेटिव है, यानी एफ नेगेटिव दोनों में आ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं एफ पॉजिटिव प्लास्मिड कंटेन्स। अब एफ पॉजिटिव प्लास्मिड कौन सा प्लास्मिड होता है? कंटेन्स जीन्स रिक्वायर्ड फॉर द सेक्स प्लस एंड कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो एफ पॉजिटिव प्लास्मिड वो वाला प्लास्मिड होता है जिसके अंदर वो जीन्स होती हैं जो सेक्स प्लस और कॉन्जुगेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। बैक्टीरिया विदाउट दिस प्लाज्मिड आर टर्म्ड एफ नेगेटिव। और अगर ये वाला प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर हम इसको एफ नेगेटिव कहेंगे। अब एफ पॉजिटिव वाला वो है जिसमें जो है वो सेक्स प्लस और कॉन्जुगेशन की जीन्स मौजूद हैं, और जिस प्लाज्मिड में ये वाली जीन्स मौजूद नहीं है वो एफ नेगेटिव है। सेक्स प्लस ऑन दी एफ पॉजिटिव बैक्टीरियम कॉन्टैक्ट्स एफ नेगेटिव बैक्टीरियम, ठीक है। तो जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरियम है उसके प्लाज्मिड के ऊपर जो है वो सेक्स प्लस होता है, तो ये जो सेक्स प्लस है ये एफ नेगेटिव बैक्टीरियम को कॉन्टैक्ट करता है। अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ प्लाज्मिड डीएनए इज ट्रांसफरेड अक्रॉस द कॉन्जुगल ब्रिज। उसके बाद एक ब्रिज बन जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉन्जुगल ब्रिज, ठीक है, कॉन्जुगल ब्रिज, या फिर हम इसको कहते हैं मेटिंग ब्रिज। इससे जो है वो इस ब्रिज के थ्रू जो है वो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ठीक है। नो ट्रांसफ़र ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, लेकिन इसमें क्रोमोसोमल डीएनए का कोई ट्रांसफ़र नहीं होना, प्लाज्मिड के डीएनए का ट्रांसफ़र होना है इसमें। इस डायग्राम को भी देखें तो इसमें एक एफ नेगेटिव सेल है, ठीक है, जिसमें प्लाज्मिड नहीं है। एक एफ पॉजिटिव सेल है जिसमें एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड है और इसमें जीन्स हैं सेक्स प्लस और कॉन्जुगेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक मीटिंग ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, जिसे हम कॉन्जुगल ब्रिज भी कहते हैं। तो ये वाला ब्रिज बन जाता है एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव सेल्स के दरमियान में। फिर सिंगल स्ट्रैंड ऑफ प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव की तरफ। नो ट्रांसफ़र ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, तो हमने देखा कि अब दोनों के दोनों सेल्स जो हैं वो एफ पॉजिटिव हो गए हैं क्योंकि अब दोनों के पास प्लाज्मिड आ गया है, ठीक है। तो प्लाज्मिड डीएनए का ट्रांसफ़र जो है वो एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव में हो रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। उसके बाद है एच एफ आर मल्टीप्लाइड विद एफ नेगेटिव। तो इफ इसमें जो है वो एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड कैन बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बैक्टीरिया क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड है वो बैक्टीरियल के क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। इसको हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल। तो इस डायग्राम में भी देखें तो यहाँ पे एफ पॉजिटिव सेल था और एफ नेगेटिव सेल था, ठीक है। एफ पॉजिटिव सेल के अंदर प्लाज्मिड था, तो ये वाला जो प्लाज्मिड है इसने जो है वो बैक्टीरियल के क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाना है। इसको हम कहेंगे अब हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल। तो ये वाला सेल हमने देखा जो दूसरी एरो के पास शो किया हुआ है, और एफ नेगेटिव सेल जो है वो वहीं का वहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ द लीडिंग पार्ट ऑफ द प्लाज्मिड एंड द फ्यू फ्लैंकिंग क्रोमोसोमल जीन्स। उसके बाद जो है वो ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल के बनने के बाद ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा। लीडिंग पार्ट ऑफ द प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफ़र होगा और फ्लैंकिंग क्रोमोसोमल जीन्स इसमें ट्रांसफ़र होंगी, ठीक है। लीडिंग पार्ट ऑफ प्लाज्मिड ट्रांसफ़र होगा और फ्यू फ्लैंकिंग क्रोमोसोमल जीन्स इसमें जो है वो ट्रांसफ़र होंगी। हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन में इंटीग्रेट सम ऑफ दोज बैक्टीरियल जीन्स, ठीक है। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन है ये बैक्टीरिया जीन्स को इंटीग्रेट करता है, ठीक है। रेसिपिएंट सेल मीन्स एफ नेगेटिव बट नाउ हैव न्यू बैक्टीरियल जीन्स। अब रेसिपिएंट सेल्स को देखते हैं तो यहाँ पे जो है वो अब ये एफ नेगेटिव, अभी तक ये एफ नेगेटिव ही है क्योंकि इसके अंदर जो है वो प्लाज्मिड तो नहीं है, ठीक है। एफ पॉजिटिव वो वाला सेल होता है जिसके अंदर प्लाज्मिड हो और उस प्लाज्मिड के अंदर जो है वो सेक्स प्लस और कॉन्जुगेशन की जीन्स मौजूद हों। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट सेल है अब इसमें न्यू जीन्स तो आ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ये एफ नेगेटिव सेल है।
तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट में हमारे पास एक हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल है और एक हमारे पास जो है वो रिकॉम्बिनेंट एफ नेगेटिव सेल है। एफ नेगेटिव सेल बैक्टीरियल डीएनए प्लस एफ पॉजिटिव सेल बैक्टीरियल डीएनए प्लस प्लास्मिड कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो ब्लू कलर की शो की हुई है वो है एफ नेगेटिव बैक्टीरियल डीएनए। इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर का सारा कुछ शो किया हुआ है वो एफ नेगेटिव बैक्टीरियल डीएनए है। फिर उसके बाद जो ग्रे कलर की शो की हुई हैं वो सारी एफ पॉजिटिव सेल बैक्टीरियल डीएनए हैं। और फिर जो इसमें जो पिंक और ग्रीन और पर्पल कलर की शो की हुई हैं वो यहाँ पे जो है वो प्लास्मिड की कॉपी है। तो हमने देखा कि जो HFR सेल है इसमें हमने देखा कि एक तो एफ पॉजिटिव, ठीक है, एफ पॉजिटिव सेल बैक्टीरियल डीएनए इसमें है, एक इसमें जो है वो प्लास्मिड की कॉपी है। ठीक है, जबकि जो नेगेटिव वाला सेल है उसमें नेगेटिव सेल बैक्टीरियल डीएनए है और साथ में इसमें जो है वो पॉजिटिव का भी कुछ मटेरियल है और कुछ इसमें प्लास्मिड कॉपी भी है। तो जो रिकॉम्बिनेंट सेल है उसमें तीनों पार्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हमने याद रखनी है कि जो रिकॉम्बिनेंट इसका एंड प्रोडक्ट है वो रिकॉम्बिनेंट सेल है और रिकॉम्बिनेंट सेल के अंदर जो है वो तीनों चीज़ें मौजूद हैं। एफ नेगेटिव सेल बैक्टीरियल डीएनए भी है, एफ पॉजिटिव सेल बैक्टीरियल डीएनए भी, यानी ग्रे कलर भी इसमें है, ब्लू कलर भी इसमें है, फिर इसमें पिंक ग्रीन पर्पल कलर प्लास्मिड कॉपी का भी है। लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एफ पॉजिटिव सेल बैक्टीरियल डीएनए है यानी ग्रे कलर का और प्लास्मिड कॉपी है। इसमें एफ नेगेटिव सेल बैक्टीरियल डीएनए का कोई पार्ट इसमें मौजूद नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसट्रक्शन। ठीक है, ट्रांसट्रक्शन जो है वो जनरलाइज भी हो सकती है, स्पेशलाइज भी हो सकती है। तो जनरलाइज में अब पैकेजिंग एरर, ठीक है, इसमें जो है वो पैकेजिंग एरर आ जाता है। सबसे पहले इसमें एक लीटिक फेज है। ठीक है, लीटिक फेज जो होता है वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को अफेक्ट कर रहा होता है, इनको हम बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। ठीक है, लीटिक फेज इन्फेक्ट्स बैक्टीरियम। ठीक है, सबसे पहले एक लीटिक फेज आया था, इसने बैक्टीरियम को इन्फेक्ट किया लीडिंग टू द क्लेवेज ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। तो इसने जो बैक्टीरिया का डीएनए था उसकी क्लेवेज करवा दी है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया क्रोमोसोमल डीएनए मे बिकम पैकेज्ड इन द फेज कैप्सिड। ठीक है, जब इसकी क्लेवेज हो गई तो उसके बाद जो पार्ट्स है बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए के वो इस फेज के कैप्सिड के अंदर पैकेज्ड हो गए। फेज इन्फेक्ट्स अनदर बैक्टीरियम ट्रांसफरिंग दीज जीन्स। इस तरीके से जो ये फेज है अब ये अगर किसी और बैक्टीरियम को इन्फेक्ट कर देगा तो उसमें ये वाली जीन्स को ट्रांसफ़र कर देगा। अब ये लिटिक फेज था, हम डायग्राम में देखते हैं, लिटिक फेज था, इसने इन्फेक्ट कर दिया बैक्टीरिया को, फिर इसने क्रोमोसोमल बैक्टीरियल डीएनए की जो है वो क्लैवेज करवा दी। उसके बाद है बैक्टीरियल डीएनए पैकेज इन द फेज कैप्सिड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बैक्टीरियल डीएनए है वो फेज कैप्सिड के अंदर जो है वो पैकेज्ड हो गया। यहाँ पे पैकेजिंग एरर आया। ठीक है, ये ट्रांसट्रक्शन में हमने देखा कि ये पैकेजिंग एरर है कि इसमें जो बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए के पीसेस थे वो जाकर जो है वो फेज कैप्सिड के अंदर पैकेज्ड हो गए हैं। अब ये जो फेज है जब ये सेल होगा इसकी लाइसिस हो जाएगी तो ये जो न्यू फेज बना है ये रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द लाइट सेल, और किसी और बैक्टीरिया को जब ये इन्फेक्ट करेगा तो इस तरीके से जीन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ठीक है, जीन्स ट्रांसफर टू द न्यू बैक्टीरिया। ठीक है, पहले ये जो लिटिक फेज था इसका रेड कलर था तो इसने ब्लू कलर के क्रोमोसोमल डीएनए को क्लेवेज करवाई। उसके बाद जो बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए है वो हमने देखा कि वो फेज कैप्सिड के अंदर जो है वो ब्लू कलर का जो है वो रोल अप हुआ है। ठीक है, और फेज कैप्सिड के अंदर ये जो ब्लू कलर का है ये वाला जो है वो बैक्टीरियल डीएनए पैकेज हुआ हुआ है। फिर यहाँ से इसका रिलीज़ हो रहा है। आगे हमने देखा कि ये ब्लू कलर का जो है फेज कैप्सिड के अंदर जो पैकेज्ड हुआ हुआ है, ठीक है, इसने इसकी रिलीज़ हो गई। फिर ये ब्लू कलर वाले ने आगे जाके किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया और उस बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर न्यू जीन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो गई। इसके बाद देखते हैं स्पेशलाइज्ड। ठीक है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसट्रक्शन। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड ट्रांसट्रक्शन में क्या है कि इसमें एनेक्सीजन इवेंट, ठीक है, तो लाइसोजेनिक फेज है इसमें, उसमें लिटिक फेज था, इसमें लाइसोजेनिक फेज है। इन्फेक्ट से बैक्टीरियम, ठीक है, इसने बैक्टीरियम को इन्फेक्ट किया। ठीक है, वायरल डीएनए इंकॉर्पोरेट्स इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है, अब इसमें क्लेवेज नहीं हुई, इसमें डायरेक्टली जो वायरल डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए में इंकॉर्पोरेट हो गया है। व्हेन फेज डीएनए इज़ एक्साइज्ड, ठीक है, जब हम फेज डीएनए को एक्साइज करेंगे तो फ्लैंकिंग बैक्टीरिया जीन्स में भी एक्साइज विद इट। ठीक है, फेज पार्टिकल्स कैरी बैक्टीरियल डीएनए।
ठीक है। उसके बाद जो है वो फेज बन गया, फेज के पार्टिकल्स जो हैं वो उनमें अब बैक्टीरियल डीएनए है। ठीक है। उसके बाद वही लाइसिस हुई तो फिर एक न्यू फेज जो है वो रिलीज़ हो गया, और इस फेज ने जाके जब अदर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना है तो जीन्स डिफरेंट फ्रॉम द डोनर एंड द रेसिपिएंट, तो डिफरेंट जीन जो हैं वो अब यहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हैं। ठीक है। तो इसमें है कि डीएनए इज पैकेज इनटू द फेज कैप्सिड एंड कैन इन्फेक्ट अनदर बैक्टीरियम। ठीक है। जीन्स फॉर द फॉलोइंग 5 बैक्टीरियल टॉक्सिन्स आर एनकोडेड इन द लाइसोजेनिक फेज। ठीक है। बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के लिए 5 बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के लिए जो जीन्स होती हैं वो लाइसोजेनिक फेज के अंदर एनकोडेड होती हैं। उसमें एक है ग्रुप ए स्टेप्टो एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन। ठीक है। बोटुलिनम टॉक्सिन। ठीक है। एक बोटुलिनम टॉक्सिन है इसमें। एक इसमें जो है वो ए स्ट्रेप एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन है। ठीक है। फिर सी से इसमें कोलरा टॉक्सिन है, डी से इसमें डिप्थेरिया टॉक्सिन है, और एस से इसमें शीगा टॉक्सिन है। तो इन जो टॉक्सिन्स हैं इनकी जीन्स जो हैं वो लाइसोजेनिक फेज के अंदर एनकोडेड होती हैं, यानी कि लाइसोजेनिक फेज के ज़रिए ये बैक्टीरिया के अंदर इंपोर्ट हो रही होती हैं। ठीक है। इनकी वजह से जो है वो लाइसोजेनिक फेज की वजह से ये वाले टॉक्सिन्स की जीन्स बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे मैं देखा कि लाइसोजेनिक फेज है, इसका जो कलर पिंक था वायरल डीएनए का। फिर जब ये इंकॉर्पोरेट हुआ ग्रीन कलर के क्रोमोसोमल बैक्टीरियल डीएनए के अंदर, तो पिंक कलर जो है वो इस बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर आ गया। फेज पार्टिकल्स में हमने देखा कि जो फेज पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो है वो ग्रीन कलर के अंदर पिंक कलर है। तो ये जो वो फेज पार्टिकल्स कैरी बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है। तो ये जो फेज पार्टिकल्स हैं इनके अंदर बैक्टीरियल डीएनए है, और बैक्टीरियल डीएनए भी इस तरह का है कि उसमें ग्रीन और पिंक दोनों कलर, यानी कि अपना डीएनए भी उनके अंदर है और वायरल डीएनए जो इंकॉर्पोरेटेड था वो भी इनके अंदर ही है। फिर जब लाइसिस हुई तो ये वाले जो फेज पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर बैक्टीरियल डीएनए है और बैक्टीरियल डीएनए के साथ वायरल डीएनए भी इंकॉर्पोरेट हुआ है, तो उसका रिलीज़ हो गया। ठीक है। तो जब रिलीज़ हुआ तो इसने जाके अनदर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया जिसका कलर ब्लू था। ठीक है। जिसके अपने क्रोमोसोमल डीएनए का कलर ब्लू था। ठीक है। तो इसने जो है वो अपनी जो रिलीज़ की, ठीक है, इन्फेक्शन करवाया तो जीन्स रिलीज़ की। अब ये जो जीन्स हैं ये जाके जब उस ब्लू कलर के अंदर लगी हैं तो इसमें ग्रीन और पिंक कलर दोनों ही मौजूद हैं, इसलिए कि जो वायरल डीएनए है वो पिंक कलर का है, इसमें जो ग्रीन कलर है वो बैक्टीरियल डीएनए का अपना है, और जो ब्लू कलर है वो न्यू बैक्टीरिया का है जिसके अंदर ये इन्फेक्शन हुआ है। बैक्टीरियल जेनेटिक्स में जो है वो लास्ट टर्म जो है वो है ट्रांसपोजिशन की। ठीक है। ये जंपिंग प्रोसेस है इन्वॉल्विंग अ ट्रांसपोजोन specialized segment of DNA which can copy and excise itself and then insert into the same DNA molecule or an unrelated DNA, for example plasmid or the chromosome। ठीक है। ये एक जंपिंग प्रोसेस है। ठीक है। जो ट्रांसपोजोन, ठीक है, ट्रांसपोजोन की मदद से होने वाला एक जंपिंग प्रोसेस है। और ट्रांसपोजोन खुद क्या है, ये एक स्पेशलाइज सेगमेंट ऑफ डीएनए को कहते हैं। ठीक है। ये एक जंपिंग प्रोसेस है जो ट्रांसपोजोन की मदद से हो रहा है, और ट्रांसपोजोन जो है वो डीएनए का एक स्पेशलाइज सेगमेंट होता है। ठीक है। विच कैन कॉपी एंड एक्साइज इट सेल्फ। ठीक है। ये एक ट्रांसपोजोन जो है वो अपने आप को कॉपी भी कर सकता है, एक्साइज भी कर सकता है, एंड देन इंसर्ट इनटू द सेम डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है। जो अपने आप को कॉपी करेगा, अपने आप को एक्साइज करेगा और फिर इंसर्ट करेगा अपने आप को। ठीक है। या तो उसी सेम डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर या फिर किसी अनरिलेटेड डीएनए के अंदर। फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड और क्रोमोसोम क्रिटिकल इन क्रिएटिंग प्लाज्मिड्स विद अ मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। तो ट्रांसपोजिशन वाली जो प्रोसीजर है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं जब हमने प्लाज्मिड्स बनाने होते हैं, सिंथेटिक प्लाज्मिड्स बनाते हैं हम विद अ मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है। तो इसमें जो है वो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस है और ट्रांसफ़र अक्रॉस स्पीशीज़ लाइंस। तो ये जो सी ट्रांसपोजिशन वाली टर्म है ये बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। ठीक है। डिफरेंट बैक्टीरिया ये वाली टर्म इस जेनेटिक टर्म को यूज़ करते हैं, इस प्रोसीजर को यूज़ करते हैं। ठीक है। ताकि वो प्लास्मिड्स को जो है वो बना सकें, और उन प्लास्मिड्स के अंदर वो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस रख देते हैं। ठीक है। यानी कि वो डिफरेंट ड्रग्स को रेजिस्ट कर सकें या ट्रांसफ़र अक्रॉस स्पीशीज़ लाइन है। और फिर इस तरह की जो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस वाली इनके पास जीन्स होती हैं वो डिफरेंट स्पीशीज़ में ये ट्रांसफ़र भी कर पा रहे होते हैं। TN1546।
ठीक है, TN1546 विद वैन ए फ्रॉम एंट्रोकोकस टू स्टेफिलोकोकस ओरियाज। ठीक है, तो ये जो है ये TN ट्रांसपोजोन की टाइप है। ठीक है, और ये TN1546 विद वैन ए, ठीक है, ये ट्रांसपोजोन्स हैं और ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम दी एंट्रोकोकस टू स्टेफिलोकोकस ओरियाज। ठीक है, तो हमने देखा कि ट्रांसपोजिशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें जो है वो ट्रांसपोजोन जो कि स्पेशलाइज सेगमेंट ऑफ डीएनए है वो अपने आप को कॉपी करेगा, एक्साइज करेगा, फिर इंसर्ट करेगा उसी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी और डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर। ये प्रोसीजर बैक्टीरिया इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वो डिफरेंट ड्रग्स के अगेंस्ट अपनी रेजिस्टेंस बढ़ा सकें और इस रेजिस्टेंस वाली जीन्स को वो आगे भी अपनी स्पीशीज़ में ट्रांसफ़र कर सकें। जैसे एंट्रोकोकस से स्टेफिलोकोकस ओरियाज तक ये वाली जीन्स ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। तो ये डायग्राम में देखते हैं, ये प्लाज्मिड है ब्लू कलर का और प्लाज्मिड के साथ ट्रांसपोजोन लगा हुआ है यानी स्पेशलाइज सेगमेंट ऑफ डीएनए है। तो ये बैक्टीरियल डीएनए था। बैक्टीरियल डीएनए की टारगेट साइट जो है वो येलो कलर की शो की हुई है। ठीक है, तो ट्रांसपोजोन आया और इसने टारगेट साइट्स के दरमियान में जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ जीन्स कर दी है। ठीक है, ये ऑरेंज और ब्लू कलर का ट्रांसपोजोन है, तो इसने टारगेट साइट्स के अंदर अपनी बाइंडिंग कर दी है। तो इस तरीके से ये जो ट्रांसपोजोन है ये प्लाज्मिड से अलहदा हो गया। ठीक है, और बैक्टीरियल डीएनए में जाके जो है वो अटैच हो गया, इंसर्ट हो गया। तो ये प्लाज्मिड और क्रोमोसोम के अंदर कहीं से भी सेपरेट होकर तो कहीं पे भी जो है वो इंसर्शन कर लेता है। इस तरीके से एक नई जीन जो है, एक नया फंक्शन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर आ रहा होता है। मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस भी इसी तरह से बैक्टीरिया अपने अंदर जो है वो लेकर आ रहे होते हैं। मेन फीचर्स ऑफ एक्सोटॉक्सिन्स एंड दी एंडोटॉक्सिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन में जो मैंने कहा कि इससे हम सिंथेटिक प्लाज्मिड्स बनाते हैं, वो हम नहीं बनाते, वो प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया बनाते हैं। और वो बैक्टीरिया इसलिए बनाते हैं ताकि वो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस अपने अंदर पैदा कर सकें। तो ये ट्रांसपोजिशन जो है ये एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया है और हम उनको जो है वो किसी पेशेंट को जो है वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और हम जो है वो बहुत ज़्यादा उसको ड्रग्स दे रहे हैं लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसकी वजह क्या है, कौन सा प्रोसीजर है जिसकी वजह से हो सकता है कि पेशेंट को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो ट्रांसपोजिशन है। क्योंकि ट्रांसपोजिशन के ज़रिए जो बैक्टीरिया है वो ड्रग रेजिस्टेंस अपने अंदर जो है वो लेकर आते हैं। तो हो सकता है कि उनके पेशेंट्स के अंदर जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस आ गई है और इसी वजह से कोई भी ड्रग उन पर अब काम नहीं कर पा रहा। मेन फीचर्स ऑफ एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंडोटॉक्सिन्स। एक्सोटॉक्सिन जो है उनका सोर्स है सर्टेन स्पीशीज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो एक्सोटॉक्सिन जो है वो हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों से मिल सकते हैं। एंडोटॉक्सिन आउटर सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मोस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, जबकि जो एंडोटॉक्सिन्स हैं वो हमें आउटर सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ही सिर्फ मिल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एंडोटॉक्सिन्स हमें सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से मिलेंगे क्योंकि आउटर सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, जबकि एक्सोटॉक्सिन्स हमें दोनों से मिल सकते हैं। सिक्रीटेड फ्रॉम सेल, यस, ठीक है, एक्सोटॉक्सिन जो है वो सेल से सिक्रीट होते हैं। एंडोटॉक्सिन्स नो। केमिस्ट्री इनकी पॉलीपेप्टाइड है। एक्सोटॉक्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं। एंडोटॉक्सिन जो है उनमें लिपिड ए होता है कंपोनेंट, लिपिड ए कंपोनेंट ऑफ द लिपोपॉलीसेकेराइड स्ट्रेचुलर पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया रिलीज्ड व्हेन लाइज्ड। ठीक है, तो एंडोटॉक्सिन जो है वो लिपिड ए ऑफ द लिपोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, जबकि पॉलीपेप्टाइड जो है वो एक्सोटॉक्सिन्स की केमिस्ट्री है। लोकेशन ऑफ जीन्स, ठीक है, जो एक्सोटॉक्सिन्स की जीन्स होती हैं वो प्लाज्मिड्स में या फिर बैक्टीरियोफेज में प्रेजेंट होती हैं। एंडोटॉक्सिन्स जो हैं वो बैक्टीरिया क्रोमोसोम में इनकी जीन्स प्रेजेंट होती हैं। टॉक्सिसिटी जो है वो एक्सोटॉक्सिन्स की हाई है, फैटल डोज ऑन द ऑर्डर ऑफ 1 माइक्रोग्राम। ठीक है, जो टॉक्सिसिटी है वो एक्सोटॉक्सिन्स की हाई है। ठीक है, यानी कि एक्सोटॉक्सिन जो हैं वो ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शंस जो हैं वो करवा सकते हैं। ठीक है, हम ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, टॉक्सिसिटी इनकी हाई है, फैटल डोज ऑन दी ऑर्डर ऑफ 1 माइक्रोग्राम। टॉक्सिसिटी जो एंडोटॉक्सिन की है वो लो है, फैटल डोज ऑन दी ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोग्राम्स है। क्लिनिकल इफेक्ट्स, ठीक है, क्लिनिकल इफेक्ट्स एक्सोटॉक्सिस के वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, वेरियस इफेक्ट्स सी फॉलोइंग पेजेस आगे जाके बताए होंगे क्लिनिकल इफेक्ट्स ऑफ एक्सोटॉक्सिन्स। एंडोटॉक्सिन के इफेक्ट्स में ज़रूर फीवर होगा, शॉक हो सकता है, हाइपोटेंशन और डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो सकती है। मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, एक्सोटॉक्सिन्स के मोड ऑफ एक्शन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो भी आगे बताए होंगे।
लेकिन मोड ऑफ एक्शन जो एंडोटॉक्सिन का है वो तो हमेशा जो है वो TNF को इंड्यूस करेंगे, इंटरल्यूकिन 1 को करेंगे, इंटरल्यूकिन 6 को करेंगे। ये प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस हैं, ठीक है, वो इंड्यूस करने होते हैं एंडोटॉक्सिन्स ने। एंटीजेनिसिटी, ठीक है, इंड्यूस हाई टिटर एंटीबॉडीज कॉल्ड एंटीटॉक्सिन्स, ठीक है। एंटीजेनिसिटी में क्या है कि जो एक्सोटॉक्सिन्स हैं उन्होंने बहुत ही हाई टिटर ऑफ एंटीबॉडीज़ को इंड्यूस कर देना होता है। इन एंटीबॉडीज़ को हम एंटीटॉक्सिन्स भी कहते हैं, ठीक है। एंडोटॉक्सिन्स ने एंटीबॉडीज़ को इंड्यूस नहीं करना होता, ये पुअरली एंटीजेनिक होती है। एंटीजेनिसिटी का मतलब ये है कि कौन सा एंटीजन ऐसा है, कौन सा टॉक्सिन जो है वो ऐसा है जो हमारी बॉडी में जाके एंटीजन की तरह काम करेगा और एंटीबॉडीज़ को इंड्यूस करेगा। तो ये जो एक्सोटॉक्सिन्स हैं इनकी एंटीजेनिसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये एंटीबॉडीज़ को जो है वो इंड्यूस कर देते हैं। एंडोटॉक्सिन्स की जो है वो एंटीजेनिसिटी पुअर होती है, इस वजह से ये एंटीबॉडीज़ को इंड्यूस नहीं करते। तो वैक्सीन्स को देखें तो टॉक्सोइड्स यूज्ड एज वैक्सीन्स, ठीक है। तो एक्सोटॉक्सिन्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं वैक्सीन्स में, जो हम टॉक्सोइड्स वाले वैक्सीन्स बनाते हैं उसमें हम एक्सोटॉक्सिन्स यूज़ करते हैं। नो टॉक्सोइड्स फॉर्म्ड, जबकि एंडोटॉक्सिन्स में टॉक्सोइड्स नहीं बनते। एंड नो वैक्सीन अवेलेबल, इसी वजह से एंडोटॉक्सिन्स के अगेंस्ट हम वैक्सीन्स नहीं बना पाते। हीट स्टेबिलिटी, डिस्ट्रॉयड रैपिडली एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्सोटॉक्सिन्स को हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट स्टेफिलोकोकल एंट्रोटॉक्सिन एज एस्टेरेचा कोलाई हीट स्टेबल टॉक्सिन है, ठीक है। एक स्टेफिलोकोकल एंट्रोटॉक्सिन है और एक एस्टेरेचा कोलाई का हीट स्टेबल टॉक्सिन है। इसके अलावा हम सारे एक्सोटॉक्सिन्स को जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंडोटॉक्सिन जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में भी स्टेबल रहते हैं फॉर 1 आवर, ठीक है। टिपिकल डिजीजेज, अब एक्सोटॉक्सिन जो है वो कौन से डिजीजेस करवा रहे होते हैं। एक इसमें टेटनस है, बोटुलिज्म है, डिप्थीरिया और कोलरा, ठीक है। तो टेटनस है, बोटुलिज्म है और डिप्थीरिया और कोलरा है, ठीक है। एंडोटॉक्सिन में मेनिंगोकॉक्सीमिया है, सेप्सिस बाय द ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ठीक है। तो मेनिंगोकॉक्सीमिया एक तो ये करवाएंगे, ठीक है। मेनिंगोकॉक्सीमिया का मतलब ये है कि मेनिंगोकोकस जो है वो हमारे ब्लड में आ गया है, सेप्सिस हो गई है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ठीक है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स भी एंडोटॉक्सिन्स में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी सिक्रीजन दिखाई हुई है कि एक्सोटॉक्सिन्स कैसे सिक्रेट होते हैं और एंडोटॉक्सिन्स कैसे होते हैं। इसके बाद जो है वो सिक्रीजन दिखाई हुई है एक्सोटॉक्सिन्स की और एंडोटॉक्सिन्स की। तो एक्सोटॉक्सिन्स हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर से सिक्रीट होते हैं, इसलिए जो है वो एक्सोटॉक्सिन सिक्रीट हुए और इन्होंने जाके होस्ट सेल के ऊपर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया और डाउन स्ट्रीम सेलुलर रिएक्शंस करवा दिए हैं। जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं वो आउटर मेम्ब्रेन से सिक्रीट होते हैं, इस वजह से यहाँ पे ये जो है वो एंडोटॉक्सिन्स आउटर मेम्ब्रेन से सिक्रीट हो रहे हैं, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे और उसके बाद TNF और इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 की जो है वो इंडक्शन करवाते हैं, उन्हें इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इन्फ्लामेशन हो रही होती है और फिर फीवर वगैरह हो रहा होता है एंडोटॉक्सिन्स की वजह से। उसके बाद हमने देखा जो है बैक्टीरिया विद एक्सोटॉक्सिन्स, ठीक है। जो एक्सोटॉक्सिन्स के जो मैकेनिज़म्स हैं बॉडी में अफेक्ट करने के वो डिफरेंट होते हैं। इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, कुछ एक्सोटॉक्सिन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, कुछ जो है वो फ्लूइड सिक्रीजन करवाते हैं, कुछ जो है वो फ्लूइड सिक्रीजन को इंक्रीज़ करवा देंगे, कुछ जो है वो फैगोसिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, कुछ इस तरह के हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ को इनहिबिट कर देते हैं और कुछ जो है वो सेल मेम्ब्रेन्स को लाइज कर देंगे और कुछ जो है वो सुपर एंटीजेंस की तरह काम करते हैं, यानी कि शॉक करवा रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो एक्सोटॉक्सिन्स के हैं, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि इनमें कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं, कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो ये वाले टॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज़ करवा रहे हैं। तो सबसे पहले है इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो वाले एक्सोटॉक्सिन्स जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। तो इसमें जो बैक्टीरिया आ रहे हैं वो है कोरिन बैक्टीरियम, ठीक है, डिप्थेरियाई, ठीक है। तो कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई है इसमें, ठीक है। तो इसने जो है वो टॉक्सिन जो रिलीज़ करना है वो है डिप्थेरिया टॉक्सिन है, ठीक है। डिप्थेरिया टॉक्सिन इन्होंने जो है वो रिलीज़ करना होता है। और एक इसमें है सियोडोमोनास एरोगिनोसा, इन्होंने एक्सोटॉक्सिन को रिलीज़ करना है, ठीक है। तो ये जो है सियोडोमोनास एरोगिनोसा और कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, इन दोनों के टॉक्सिन जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, डिप्थेरिया टॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन ए। इनका मैकेनिज्म ये है कि इन्होंने अलोंगेशन फैक्टर को इनएक्टिवेट कर देना है। अलोंगेशन फैक्टर जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की ट्रांसलेशन वाले प्रोसीजर में।
तो जब ये एलोंगेशन फैक्टर को इनहिबिट कर देंगे तो फिर ट्रांसलेशन रुक जाएगी, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाती है। मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। जो डिप्थीरिया टॉक्सिन है उसमें फ्रिंजाइटिस हुआ होगा विद द सीयूडो मेम्ब्रेन्स इन द थ्रॉट, ठीक है, थ्रॉट के अंदर डिफरेंट सीयूडो मेम्ब्रेन्स बन जाएंगे, फ्रिंजाइटिस हुआ होगा एंड सीवर लिम्फाडिनोपैथी, और लिम्फाडिनोपैथी हुई होगी, बुल नेक जैसी अपीयरेंस हुई होगी, मायोकार्डाइटिस भी हो सकती है, ठीक है, फ्रिंजाइटिस है इसमें, मायोकार्डाइटिस है और सीयूडो मेम्ब्रेन्स है इन द थ्रॉट, ठीक है, और सीवर लिम्फाडिनोपैथी है, ठीक है। एक्सोटॉक्सिन ए, तो एक्सोटॉक्सिन ए जो है वो होस्ट सेल डेथ करवाता है, ठीक है, एक्सोटॉक्सिन ए जो है वो होस्ट सेल डेथ करवाएगा। उसके बाद आता है शिगेला स्पीशीज़, ठीक है, तो शिगेला स्पीशीज़ जो है इन्होंने शीगा टॉक्सिन रिलीज़ करवाना है, और एक इसमें है एंट्रो हेमोरेजिक एस्चेरेचा कोलाई, ठीक है, एंट्रो हेमोरेजिक एस्चेरेचा कोलाई, इन्होंने भी जो है वो शीगा टॉक्सिन ही रिलीज़ करवाना है। तो शीगा टॉक्सिन का क्या काम है, इसने इनएक्टिवेट करना होता है 60S राइबोसोम को। 60S जो है वो राइबोसोमल सब यूनिट होता है, उसको इनएक्टिवेट करवाता है बाय रिमूविंग एडेनिन फ्रॉम द राइबोसोमल RNA, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो इनएक्टिवेट करवा देना है 60S राइबोसोम को बाय रिमूविंग एडेनिन फ्रॉम द राइबोसोमल RNA, डैमेज GI म्यूकोजा, ठीक है, इन्होंने जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा को डैमेज कर देना है, ठीक है। इस एक्सोटॉक्सिन ने जो है वो GI म्यूकोजा को डैमेज कर देना है, डायसेंट्री हो जाएगी। एनहांसेस साइटोकाइन रिलीज, और साइटोकाइन रिलीज को इन्हांस कर देना है, हिमोलिटिक यूरीमिक सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। साइटोकाइन रिलीज को इन्होंने एनहांस करना होता है तो हिमोलिटिक यूरीमिक सिंड्रोम हो जाता है। प्रोटिपिकली इन द EHEC सेरोटाइप ऑफ 157/H7 अनलाइक शिगेला, ठीक है, EHEC डज नॉट इन्वेड होस्ट सेल्स, ठीक है। ये जो EHEC है ये एंट्रो हेमोरेजिक एस्चेरेचा कोलाई है, ठीक है, ये इन होस्ट सेल्स को इन्वेड नहीं करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि शिगेला और एंट्रो हेमोरेजिक एस्चेरेचा कोलाई दोनों ने जो शीगा टॉक्सिन को रिलीज़ करवाना है, शीगा टॉक्सिन ने आगे 60S राइबोसोमल सब यूनिट को इनहिबिट कर देना, इनएक्टिवेट कर देना है, क्योंकि इसने राइबोसोमल RNA से एडेनिन को रिमूव कर देना है, ठीक है। तो जब राइबोसोमल RNA से एडेनिन रिमूव हो जाएगा तो फिर 60S राइबोसोमल सब यूनिट इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। तो फिर उसके बाद इनका मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। क्योंकि इन्होंने GI म्यूकोजा का डैमेज कर देना है, इस वजह से डायसेंट्री हो जाती है। इन्होंने साइटोकाइन रिलीज को इंक्रीज़ करना होता है, इस वजह से हिमोलिटिक यूरीमिक सिंड्रोम, ठीक है, वो हो जाएगा प्रोटोटिपिकली इन दी। और ये जो हिमोलिटिक यूरीमिक सिंड्रोम है, ये जो एंट्रो हेमोरेजिक एस्चेरेचा कोलाई है उसकी एक सेरोटाइप होती है, ठीक है, 1/157 इस वाली सेरोटाइप से जो है वो हो रहा होता है। और इसके अलावा इसमें यह है कि शिगेला, अनलाइक शिगेला, यानी शिगेला जो है वो होस्ट सेल्स को इन्वेड कर देता है, लेकिन एंट्रो हेमोरेजिक एस्चेरेचा कोलाई होस्ट सेल्स को इन्वेड नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इंक्रीज फ्लूइड सिक्रीजन है, वो वाले बैक्टीरिया जो ऐसे एक्सोटॉक्सिन्स को रिलीज़ करेंगे जिससे फ्लूइड सिक्रीजन इंक्रीज़ हो रही हो। इसमें है एंट्रोटॉक्सिजेनिक एस्चेरेचा कोलाई, ठीक है, एंट्रोटॉक्सिजेनिक एस्चेरेचा कोलाई, इसके जो है वो दो इसमें हैं टॉक्सिन्स, ठीक है, जो फ्लूइड सिक्रीजन को इंक्रीज़ करवाते हैं। एक है हीट लिबाइल टॉक्सिन और एक है हीट स्टेबल टॉक्सिन। हीट लिबाइल वाले को कहते हैं LT और हीट स्टेबल वाले को कहते हैं ST, ठीक है। तो LT और ST, ठीक है, ये 2 टॉक्सिन्स हैं, हीट लबाइल और हीट स्टेबल। हीट लबाइल जो है वो ओवर एक्टिवेट्स एडेनिलेट सिक्लेज, ठीक है। ये जो हीट लबाइल टॉक्सिन है इसने एड्रेनलेट सिक्लेज को ओवर एक्टिवेट कर देना है, ठीक है, यानी कि साइक्लिक AMP के लेवल्स को इसने बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर देना है, जिसकी वजह से क्लोराइड सिक्रीजन इन द गट ज़्यादा हो जाएगी और H2O का फ्लक्स होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि क्लोराइड सिक्रीजन, ठीक है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और H2O का इसमें जो है वो फ्लक्स होगा, ठीक है, ओवर एक्टिवेट, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो वाटरी डायरिया इसमें हो रहा होगा। तो एंट्रोटॉक्सिजेनिक एस्चेरेचा कोलाई के हमने देखा कि 2 टॉक्सिन्स हैं, कि इसमें हीट लबाइल टॉक्सिन है कि हीट स्टेबल टॉक्सिन है। हीट लबाइल जो है वो LT टॉक्सिन यानी लबाइल टॉक्सिन LT, और हीट स्टेबल टॉक्सिन यानी स्टेबल टॉक्सिन ST। तो हीट लबाइल जो है वो ओवर एक्टिवेट कर देता है एडेनिलेट सिक्लेज को, तो साइक्लिक AMP का लेवल ज़्यादा होता है, क्लोराइड की सिक्रीजन ज़्यादा होती है, और वाटर का जो है वो इसमें फ्लक्स हो जाता है, तो वाटरी डायरिया इसमें हो जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि हीट स्टेबल टॉक्सिन जो है वो ग्वानुलेट सिक्लेज को एक्टिवेट करता है, यानी साइक्लिक GMP का लेवल ज़्यादा करेगा। डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड द वाटर इन गट,
ठीक है, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड की और वाटर की रिजॉर्प्शन जो है वो इसमें डिक्रीज़ हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि वाटरी डायरिया लेबाइल इन द एयर, एडिनिलेट सिक्लेज स्टेबल ऑन द ग्राउंड कॉनिलेट सिक्लेज, बैक्टीरिया डेट इंक्रीजेज द साइक्लिक EMP इंक्लूड्स कोलरा। अब जिन्होंने साइक्लिक EMP के लेवल से ज़्यादा करने हैं उन्होंने जो है वो वाटरी डायरिया करवाना होता है। तो वाटरी डायरिया करवाने वाले जो बैक्टीरिया हैं उसमें आते हैं कोलरा है, एंथ्रेसिस है, पर्टूसिस और एस्चेरिचिया कोलाई, यानी साइक्लिक EMP ही से इसका निमोनिक बना हुआ है। इंक्रीज साइक्लिक EMP विद केप, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे है कि साइक्लिक EMP के लेवल ज़्यादा करने वाले जो हैं वो CAPE, तो CAPE में है कोलरा, एंथ्रेसिस, पर्टूसिस और एस्चेरिचिया कोलाई। तो इन चारों ने जो है वो साइक्लिक EMP के लेवल से ज़्यादा कर देने हैं और इसी वजह से इन्होंने जो है वो वाटरी डायरिया करवा देना होता है, ठीक है। तो स्टेबल ऑन द ग्राउंड। अच्छा, तो जो हीट स्टेबल वाले हैं, हीट स्टेबल वाले टॉक्सिन्स ने जो है वो वाटर की और सोडियम क्लोराइड की रिजॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज़ कर देनी है, ठीक है। तो जब इनकी रिजॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगी तो इनकी एक्सक्रिएशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी हम देखते हैं कि इन्होंने भी एक तरह से जो है वो डायरिया ही करवाना है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस, लेकिन यहाँ पे जो है वो उन्होंने इतना नहीं बताया हुआ कि हीट स्टेबल टॉक्सिन ने स्पेसिफिकली क्या करना है, ठीक है। तो हमने जो है वो हमने ये याद रखना है कि जिन्होंने साइक्लिक EMP का लेवल ज़्यादा करने हैं उन्होंने जो है वो वाटरी डायरिया करवाना होता है। वैसे तो इस तरीके से भी जो हीट स्टेबल वाला हो रहा है कि साइक्लिक GMP के लेवल ज़्यादा हो रहे हैं और सोडियम क्लोराइड की और वाटर की जो रिजॉर्प्शन है वो डिक्रीज़ हो रही है, इस तरीके से भी असल में डायरिया ही होता है। तो ये दोनों ही एक तरह से वाटरी डायरिया ही करवा रहे हैं। उसके बाद आता है बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। इनका जो टॉक्सिन है हम कहते हैं एंथ्रेक्स टॉक्सिन, ठीक है। एंथ्रेक्स टॉक्सिन है, इट में मिक्स एडिनिलेट सिक्लेज, ठीक है। इन्होंने एडिनिलेट सिक्लेज की जो है वो नकल करनी होती है। मिक्स का मतलब होता है कि बिल्कुल उस जैसा एक्ट करना। तो जब ये एडिनिलेट सिक्लेज की तरह एक्ट करेंगे तो साइक्लिक EMP के लेवल से ज़्यादा हो जाएंगे। लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक एडेमाटोज बॉर्डर्स ऑफ द ब्लैक एस्चर इन द कुटेनियस एंथ्रेक्स, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो एडिनेट सिक्लेज का जब जो है वो सिमिलर उसकी कॉपी करनी है तो फिर इसी तरीके से इन्होंने भी उसकी तरह बिल्कुल एडिनेट सिक्लेज की तरह ही साइक्लिक EMP का लेवल ज़्यादा कर देने हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये हो सकता है कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम देखते हैं कि जो ब्लैक एस्चर बनता है, ठीक है, ब्लैक एस्चर बनता है कुटेनियस एंथ्रेक्स में, ठीक है। यानी स्किन से जो रेलिवेंट एंथ्रेक्स होता है उसमें एक ब्लैक एस्चर बन जाता है। जो उसके जो बॉर्डर्स होंगे उस ब्लैक एस्चर के जो स्किन पे बना होगा उसके बॉर्डर्स एडेमाटोज होते हैं। तो वो एडेमाटोज क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें जो है वो पानी इकट्ठा हो रहा होता है। तो वो पानी क्यों इकट्ठा होता है? क्योंकि इसमें भी साइक्लिक EMP के लेवल से ज़्यादा हो रहे हैं। विब्रियो कोलोराई, ठीक है, ये भी हम अब अभी हम देख रहे थे कि वो वाले कौन से टॉक्सिन्स हैं जो वाटर की जो है वो हमारी बॉडी में फ्लूइड की सक्रीजन करवा रहे होते हैं। तो इसमें एस्चेरिचिया कोलाई के 2 टॉक्सिन्स हमने देख लिए, फिर हमने बैसिलस एंथ्रेसिस का एंथ्रेक्स टॉक्सिन देख लिया, फिर अब हम देखेंगे विब्रियो कोलोराई। तो इसका जो टॉक्सिन है उसका नाम है कोलरा टॉक्सिन। ओवर एक्टिवेट्स एडेनिलेट सिक्लेज, ठीक है। इसने भी क्या किया, इसने भी एडेनिलेट सिक्लेज को ओवर एक्टिवेट कर दिया, साइक्लिक EMP के लेवल ज़्यादा हो गए बाय परमानेंटली एक्टिवेटिंग GS, ठीक है। तो इसने जो ये जो GS होता है, ठीक है, इसको इसने परमानेंटली एक्टिवेट कर दिया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है वो अब साइक्लिक EMP के लेवल ज़्यादा होंगे। वॉल्यूमिनस राइस वाटर डायरिया, ठीक है, तो इसमें जो है वो राइस वाटर डायरिया इसमें हो रहा होगा जिसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसमें जो एंट्रोटॉक्सिजेनिक एस्चेरिचिया कोलाई हैं इसके 2 टॉक्सिन्स हैं, दोनों ने वाटरी डायरिया करवाया था क्योंकि दोनों ही वाटर की जो सक्रीजन है वो ज़्यादा कर रहे थे। एक जो है वो तो सक्रीजन को डायरेक्टली इंक्रीज़ कर रहा है, एक जो है वो रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट कर रहा है। तो जब रिजॉर्प्शन जो है वो प्रिवेंट होती है तो सक्रीजन खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाती है। तो दोनों ने ही वाटरी डायरिया करवाया साइक्लिक EMP के लेवल्स को ज़्यादा करके। तो उसमें जो बैक्टीरिया थे उनको हम निमोनिक केप से याद रख सकते हैं। कोलरा है, एंथ्रेसिस है, पर्टूसिस और एस्चेरिचिया कोलाई है। बैसिलस एंथ्रेसिस ने एंथ्रेक्स टॉक्सिन को रिलीज़ करवाया और इसने जो कुटेनियस एंथ्रेक्स होती है उसमें एक ब्लैक एस्चर बनता है।
तो उस ब्लैक एस्चर के जो बॉर्डर्स होते हैं वो डीमाटाउस क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें भी फ्लूइड सेक्रीजन हो रही होती है, क्योंकि इसमें एडेनिलेट सिक्लेज की जो एक्टिविटी वो ज़्यादा हो रही है, साइक्लिक एमपी के लेवल्स यहाँ पे भी ज़्यादा हो रहे हैं। विब्रियो कॉलराई ने क्या किया कि इन्होंने भी साइक्लिक एमपी को ओवर एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि उन्होंने जीएस को परमानेंटली एक्टिवेट कर दिया था। तो यहाँ पे राइस वाटर जो है वो डायरिया हो रहा है। इनहिबिट फैगोसिटिक एबिलिटी। अब हम वो वाले देखेंगे बैक्टीरिया जो फैगोसिटिक एबिलिटी को इनहिबिट कर रहे हैं। तो इसमें आता है बॉर्डीडेला पर्टुसिस। बॉर्डीडेला पर्टुसिस ने जो है वो पर्टुसिस टॉक्सिन रिलीज़ किया। पर्टुसिस टॉक्सिन ने एडेनिलेट सिक्लेज को एक्टिवेट कर दिया बाय इंक्रीजिंग द साइक्लिक एमपी बाय इनएक्टिवेटिंग इनहिबिटरी सब यूनिट। ठीक है, तो जो जीआई था उसको इनहिबिट कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, तो साइक्लिक एमपी के लेवल्स यहाँ पे ज़्यादा हो गए। प्रेजेंटेशन होती है इसकी वूपिंग कफ। चाइल्ड कफ्स ऑन एस्पायरेशन एंड वूप्स ऑन इंस्पायरेशन कैन कॉज 100-day कफ इन अडल्ट एसोसिएटेड विद पोस्टुसिव इमिसिज्म। तो वूपिंग कफ में ये होता है कि जो चाइल्ड है वो एक्सपायरेशन के साथ, यानी जब सांस बाहर आ रहा होता है उस टाइम कफ करता है, और वूप्स करता है ऑन इंस्पायरेशन। ठीक है, कैन कॉज, और अडल्ट में हम देखेंगे कि इसमें 100-day का कफ हो जाता है, और ये कफ जो है ये इमिसिस के साथ यानी वॉमिटिंग के साथ भी एसोसिएटेड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इनहिबिट रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी वो वाले बैक्टीरिया जिनके टॉक्सिन जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ को इनहिबिट कर सकते हैं। तो इसमें क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम हैं। ठीक है, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई का जो टॉक्सिन है उसका नाम है टेटनोस्पाज्मिन। ठीक है, टेटनोस्पाज्मिन इसका नाम है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का जो टॉक्सिन है उसका नाम सिंपल है, बोटुलिनम टॉक्सिन है। बोथ आर द प्रोटीएजेज है, दोनों जो हैं वो प्रोटीएजेज बाय नेचर हैं। ठीक है, ये दोनों टॉक्सिन्स जो हैं वो प्रोटीएजेज बाय नेचर हैं। डैट क्लीव स्नेयर, ठीक है, सोलुबल NSF अटैचमेंट प्रोटीन रिसेप्टर। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो स्नेयर को जो है वो इन्होंने कर देना है, क्लीव कर देना है यानी तोड़ देना है। ठीक है, तो स्नेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर द न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज। ठीक है, ये सेट ऑफ प्रोटीन्स है जो हमें न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है वाया वेजिकुलर फ्यूजन। ठीक है, वेजिकुलर फ्यूजन के ज़रिए। ठीक है, तो ये सेट ऑफ प्रोटीन है जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ करवा रहा होता है वेजिकुलर फ्यूजन करके। ठीक है, तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो स्पेसिफिक वेजिकल से जो है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। वो वेजिकल्स जो हैं वो हमने देखा था कि एक्सॉन टर्मिनल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उन वेजिकल्स के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं वो एकुमुलेट होते हैं बिफोर देयर रिलीज़। तो वो जो वेजिकुलर फ्यूजन है वहाँ पे ये वाले प्रोटीन्स जो हैं वो बाइंड करते हैं, तो फिर वहाँ से फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज जो है वो स्टिमुलेट हो रहा होता है। लेकिन ये जो एक्सोटॉक्सिन्स हैं टेटनोस्पाज्मिन और बोटुलिनम टॉक्सिन, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने वो उन प्रोटीन्स ही को जो है वो क्लीव कर देना है जिन प्रोटीन्स ने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ को करवाना था वेजिकुलर फ्यूजन के ज़रिए। टॉक्सिन प्रिवेंट रिलीज ऑफ इनहिबिटरी गाबा एंड ग्लाइसिन। ठीक है, तो टॉक्सिन जो ये टेटनोस्पाज्मिन है इसने जो है वो प्रिवेंट कर देना है रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का इसने रिलीज जो है वो रोक देना है। तो उसमें गाबा और ग्लाइसिन आते हैं फ्रॉम द रेंशा सेल्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक रेंशा सेल्स होते हैं, उनसे जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होना था, लेकिन वो टेटनोस्पाज्मिन ने जो है वो इनहिबिट करवा दिया। ठीक है, स्पास्टिक पैरालिसिस रिसूस सार्डोनिकस। ठीक है, तो उससे अब क्या होगा, इसमें जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं रहे, यानी समझ लो कि एक्साइटेटरी एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हो गई, क्योंकि इनहिबिट करने वाला अब कोई भी नहीं रहा। तो अब स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगी, रिसूस सार्डोनिकस हो जाएगा, ट्रिस्मस लॉकजा और ओपिस थॉटोनस। ठीक है, ये जो टेटनस है उसकी प्रेजेंटेशन भी होती है कि इसमें स्पास्टिक पैरालिसिस हुई होगी। रिसूस सार्टोनिकस जो है वो एक पोजीशन होती है बॉडी की। ठीक है, जिसमें जो है वो कर्व्ड शेप जो है वो ह्यूमन बॉडी हो जाती है, और उसका जो कर्व है वो उसकी बैक से आता है। ठीक है, उसकी जो बैक है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लेक्स हो जाती है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाली पोजीशन को हम देख लेते हैं कि रिसूस सार्टोनिकस कौन सी पोजीशन है। ट्रिस्मस का मतलब है कि लॉक जा हो जाता है। ठीक है, जॉ जो है वो बिल्कुल लॉक हो जाता है, जॉ मूव नहीं किया जा रहा होता। और ऑपिस थॉटोनस को भी हम देख लेते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह की लगती है।
तो पहले हम देखते हैं रीसेस सार्डोनिकस, ठीक है। इसमें है फिक्स्ड सरकास्टिक ग्रीमेस एंड एंशियस एक्सप्रेशन। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, ग्रीमेस जैसे, और एंशियस लग रहे होते हैं कॉज बाय द स्पैज़म्स ऑफ द मसेटर एंड द अदर फेशियल मसल्स है, ठीक है। तो ये मसेटर और फेशियल मसल्स के जो स्पैज़म्स हैं उनकी वजह से ये एक फिक्स्ड सरकास्टिक ग्रीमेस बन जाती है। तो इसको हम इमेजेस में देख लेते हैं कि ये किस तरह की दिखती है। तो ये इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो इसमें नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये है द एक्सप्रेशन ऑफ रिसोस सार्टोनिकस। ये जो ओपिस थोटोनस, ठीक है, ये है वो चीज़ जो आर्चिंग ऑफ द हेड हुई हुई है, इसमें बैकवर्ड आर्चिंग ऑफ द हेड है, नेक एंड स्पाइन, एसिड टेटनस, सम काइंड्स ऑफ मेनिंजाइटिस एंड द स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग। तो इसको भी इमेजेस में देख लेते हैं। इसमें जो बैक है, हेड और नेक, इनकी आर्चिंग हुई होती है, ठीक है। और ये चीज़ हम देखेंगे सीवर टेटनस में, और कुछ काइंड्स ऑफ मेनिंजाइटिस में भी ये नज़र आएगी। और स्ट्रिचनिन जो है वो एक केमिकल है, उसकी पॉइजनिंग में भी हमें ये चीज़ नज़र आती है। तो इसकी इमेजेस देख लेते हैं। तो ये है वो बॉडी पोजीशन, ठीक है, जो ओपिस थोटोनस इसको कहते हैं, और ये सीवर टेटनस में नज़र आएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ट्रिस्मस लॉकजा। What is trismus? When your jaw muscles become so tight that you can't open your mouth, you may have a condition known as trismus, ठीक है। इसमें जो है वो जॉ मसल्स इतने ज़्यादा जो है वो रिजिड हो जाएंगे, इतने ज़्यादा टाइट हो जाएंगे कि हम अपने जो है वो माउथ को ओपन नहीं कर सकते। ट्रिस्मस रेफर्स टू द मसल स्पैजम्स इन योर टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट। तो इसमें जो है वो मसल स्पैजम्स हो रहे होते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट में। हेड एंड नेक कैंसर ट्रीटमेंट इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न वाई पीपल डेवलप ट्रिस्मस, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये हेड और नेक कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से भी हो सकती है, वैसे ये टेटनस में भी हो रही होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो टॉक्सिन है उसने इनहिबिटरी जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनके रिलीज़ को रेंशा सेल्स स्पाइनल कॉर्ड से इनहिबिट कर दिया है, ठीक है। फिर उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा था। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम को देख लेते हैं। इसका बोटुलिनम टॉक्सिन होता है, ठीक है। वर्किंग इसकी भी सेम है कि ये एक प्रोटीएज बाय नेचर, और इसने कुछ ऐसे सेट ऑफ प्रोटीन्स को जो है वो क्लीव कर देना है जिनका असल काम न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ करवाना था, उसमें फैसिलिटेट करवाना था। इन्फेंट बोटुलिज्म एंड द फूड बॉर्न बोटुलिज्म। यहाँ पे बोटुलिज्म की 2 टाइप्स हैं, एक इन्फेंट बोटुलिज्म है और एक इसमें फूड बॉर्न बोटुलिज्म है। इन्फेंट बोटुलिज्म कॉज बाय द इंजेक्शन ऑफ स्पोर्स। तो जो इन्फेंट बोटुलिज्म है वो स्पोर्स की वजह से हो रहा होता है, फ्रॉम सॉइल रॉ हनी, ठीक है, सॉइल से या फिर रॉ हनी से। टॉक्सिन प्रोड्यूस इन वीवो, ठीक है। तो जो स्पोर्स हैं वो इंजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, सॉइल से भी हो सकते हैं, रॉ हनी से हो सकते हैं, और फिर ये जो टॉक्सिन है ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने लगते हैं। फूड बॉर्न बोटुलिज्म कॉज बाय द इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन्स, ठीक है। ये जो फूड बॉर्न बोटुलिज्म है इसमें इंजेक्शन हो रही होती है प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन्स की, फॉर एग्जांपल फ्रॉम कैनेड फूड्स। अब एक बोटुलिज्म ऐसी है जिसमें स्पोर्स की इंजेक्शन हो रही है और स्पोर्स बॉडी के अंदर जाने के बाद टॉक्सिन्स बना रहे हैं, और एक बोटुलिज्म ऐसी है जिसमें प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन्स इंजेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे फ्रॉम द कैनेड फूड्स। एन ए भी टॉक्सिन है, ठीक है। अब यहाँ पे कई ऐसे टॉक्सिन्स हैं जिनके साथ हमने देखा था कि ए लिखा हुआ था छोटा सा। यहाँ पे ये बोटेला परटूसिस वाले में भी ये है, टेटनोस्पाज्मिन में ये है, बोटुलिनम टॉक्सिन में भी ये लिखा हुआ है, फिर एंथ्रस टॉक्सिन में ये लिखा हुआ है, कोलरा टॉक्सिन में भी ये लिखा हुआ है, हीट लेबाइल टॉक्सिन में ये है लेकिन हीट स्टेबल पे नहीं लिखा हुआ। फिर यहाँ पे शीगा टॉक्सिन पे भी लिखा है, एक्सोटॉक्सिन ए पे भी लिखा है, डिप्थेरिया टॉक्सिन पे भी लिखा है। जितने भी ए वाले टॉक्सिन्स हैं इनके बारे में एंड पे लिखा है एन ए बी टॉक्सिन है, ठीक है। ये ए बी टॉक्सिन है, आल्सो कॉल्ड 2 कॉम्पोनेंट टॉक्सिन है, ठीक है। तो ये ए बी टॉक्सिन है, इनको हम 2 कॉम्पोनेंट टॉक्सिन भी कहते हैं। और 3 फॉर एंथ्रेक्स है, ठीक है, 2 कॉम्पोनेंट टॉक्सिन इनको कहते हैं, और एंथ्रेक्स के लिए जो है वो हम इसको 3 कॉम्पोनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। विद बी अनेबलिंग बाइंडिंग एंड ट्रिगरिंग अपटेक एंडोसाइटोसिस ऑफ द एक्टिव ए कॉम्पोनेंट। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जो ए बी टॉक्सिन्स हैं जिनको हम 2 कॉम्पोनेंट टॉक्सिन भी कह सकते हैं और 3 कहते हैं फॉर द एंथ्रेक्स। तो इनके ए बी टॉक्सिन के अंदर जो बी वाला पार्ट है वो अनेबलिंग कर रहा होता है
बाइंडिंग की एंड ट्रिगरिंग अपटेक, ठीक है, यानी बी वाला जो कंपोनेंट होता है बी टॉक्सिन के अंदर वो बाइंडिंग करवा रहा होता है और एंडोसाइटोसिस को ट्रिगर कर रहा होता है। जबकि जो एक इसमें जो ए वाला कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं एक्टिव ए कंपोनेंट, ठीक है। ए बी टॉक्सिन्स के अंदर जो है वो एक ए वाला पार्ट है और एक बी वाला पार्ट है। तो बी वाला पार्ट जो है वो बाइंडिंग करवा रहा है और एंडोसाइटोसिस को ट्रिगर कर रहा होता है, ठीक है। जबकि ए वाला जो है उसको हम कहते हैं एक्टिव ए कंपोनेंट। ए कंपोनेंट्स आर यूजली एडीपी राइबोसाइल ट्रांसफरेसेज, ठीक है। ये जो ए कंपोनेंट है ये एक्टिव होता है और इसमें जो ये जो ए कंपोनेंट होते हैं ये एडीपी राइबोसाइल ट्रांसफरेसेज एंजाइम्स होते हैं। अदर्स हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटीज लिस्टेड इन द चार्ट, ठीक है। जबकि जो दूसरे हैं वो उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस चार्ट में बताई हुई हैं। अब जितने ये ए वाले टॉक्सिन से ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का है, बोटुलिनम टॉक्सिन, ये भी ए है यानी ये भी ए बी टॉक्सिन है। तो इसमें भी जो ए कंपोनेंट है, ठीक है, वो इसका जो है वो एक्टिव कंपोनेंट है और बी जो है वो बाइंडिंग और एंडोसाइटोसिस करवा रहा होता है। ये जितने ए वाले हैं इन सारों के अंदर जो है वो ये वाली बात पूरी हो रही है कि इनके कि ये सारे के सारे ए बी टॉक्सिन्स हैं, ठीक है। इनके जो बी वाला पार्ट है वो बाइंडिंग करवाता है और एंडोसाइटोसिस करवाता है और जो ए वाला पार्ट है वो एक्टिव होता है और वो एडीपी राइबोसाइल ट्रांसफरेज होता है। और उसके अलावा भी इनकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो हर एक की यहाँ पे डिफरेंट मैकेनिज़म्स हमने पढ़े, तो वो डिफरेंट मैकेनिज़म्स जो हैं वो उनका एक्टिव ए कंपोनेंट करवा रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरिया विद एक्सोटॉक्सिन्स कॉन्टिन्यूड, अभी तक ये चल रहा है। तो इसमें देखा कि कौन से बैक्टीरिया हैं जो सेल मेम्ब्रेन्स को लाइस करेंगे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे। इसमें आता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस और स्टेप्टोकोकस पायोजेनिस, ठीक है। तो इनके एंड में जो है वो GEN आ रहा होता है, ठीक है, एंड में नहीं, इनकी स्पेलिंग्स में ना GEN ज़रूर आएगा। एक क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, ठीक है, ये भी GEN आ रहा है। स्टेप्टोकोकस पायोजेनिस, ठीक है, इसमें भी GEN आ रहा है। तो ये जितने भी GEN वाले हैं दो ही हैं वैसे तो ये सेल मेम्ब्रेन को लाइस करते हैं। तो इनके टॉक्सिन्स को देख लेते हैं। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस ने अल्फा टॉक्सिन, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस ने अल्फा टॉक्सिन को रिलीज़ किया। मैकेनिज्म इसका है फॉस्फोलाइपेज, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज, ठीक है, डेट डिग्रेड्स टिश्यूज इन द सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अल्फा टॉक्सिन है, ठीक है, जो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस रिलीज़ होगा। इस टॉक्सिन ने क्या करना है, इसने फॉस्फोलाइपेज करना है, ठीक है। इस अल्फा टॉक्सिन एक एंजाइम है फॉस्फोलाइपेज, उसको इसने एक्टिवेट कर देना है। फॉस्फोलाइपेज को हम लेसिथिनेज भी कह लेते हैं, ठीक है। फॉस्फोलाइपेज लेसिथिनेज एंजाइम एक्टिवेट कर देना है अल्फा टॉक्सिन ने। इस एंजाइम ने आगे डिग्रेड करना है टिश्यूज़ को और सेल मेम्ब्रेन्स को, ठीक है। टिश्यू और सेल के मेम्ब्रेन्स को इसने आगे डिग्रेड कर देना है यानी लाइसिस करवा देनी है मेम्ब्रेन्स की। मैनिफेस्टेशन हम देखेंगे डिग्रेडेशन ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन में क्या हो रहा है कि फॉस्फोलिपिड जो होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होती है उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी। मायोनेक्रोसिस, ठीक है, मायोनेक्रोसिस होगी तो गैस गैंग्रीन इसमें होगी और हीमोलाइसिस होगी। डबल जोन ऑफ हीमोलाइसिस ऑन ब्लड एगर, ठीक है, ये हीमोलाइसिस करवाते हैं और मायोनेक्रोसिस करवाते हैं क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड्स को डिग्रेड कर रहे होते हैं। मायोनेक्रोसिस की वजह से गैस गैंग्रीन हो रही होगी और इनकी जो हीमोलाइसिस होती है उसकी वजह से हम देखेंगे कि इनका जो ब्लड एगर है उसमें हमें डबल जोन ऑफ हीमोलाइसिस नज़र आएगी। जब हम देखेंगे ब्लड एगर के अंदर डबल जोन ऑफ हीमोलाइसिस है तो हम समझ जाएंगे कि ये जो ब्लड एगर है इसके अंदर जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है वो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, ठीक है, इनके टॉक्सिन को हम कहते हैं स्टेप्टोलाइजिन ओ, ठीक है, स्टेप्टोलाइजिन ओ इनके टॉक्सिन का नाम है। मैकेनिज्म है प्रोटीन डेट डिग्रेड सेल मेम्ब्रेन, ये सिंपल एक प्रोटीन है, इसने सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर देना है। लाइजेज RBCs, ठीक है, इसने RBCs को लाइज करना है। कंट्रीब्यूट टू द बीटा हीमोलाइसिस, और इसी वजह से ये बीटा हीमोलाइसिस करवा रहा होता है। होस्ट एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट टॉक्सिन यूज टू डायग्नोस र्यूमेटिक फीवर, इस टॉक्सिन के अगेंस्ट जो है वो कुछ होस्ट की एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, ठीक है, उन एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं ASO एंटीबॉडीज़। तो अगर हमें ब्लड के अंदर ये वाली एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं तो हम समझ जाएंगे कि पेशेंट के अंदर जो है वो स्ट्रेप्टोलाइजिन ओ मौजूद था और उसके अगेंस्ट जो हैं ये एंटीबॉडीज़ बन गई हैं जो कि र्यूमेटिक फ़ीवर में बनती हैं, ठीक है। तो र्यूमेटिक फ़ीवर जो है वो स्ट्रेप्टोलाइजिन ओ की वजह से हो रहा होता है। इसीलिए हम जब डायग्नोस कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि स्ट्रेप्टोलाइजिन ओ के अगेंस्ट जो ASO, ठीक है,
एंटीबॉडीज़ हैं वो बनी हुई हैं या नहीं। अगर हमें स्ट्रेप्टोलाइजिन ओ के अगेंस्ट ASO एंटीबॉडीज़ मिल जाती हैं तो उसका मतलब ये है कि पेशेंट को रूमेटिक फीवर है। डू नॉट कंफ्यूज विद इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो हमने इसको कंफ्यूज नहीं करना। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो इसमें जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है वो भी एक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद होने वाला एक किडनी का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमने किडनी वाले सेक्शन में भी पढ़ा हुआ है। ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नेफ्रिटिक सिंड्रोम की प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि पहले स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है और उसके बाद जो है वो नेफ्रिटिक सिंड्रोम वाली सारी फाइंडिंग्स पूरी हो रही होती हैं। जैसे हाइपरटेंशन है, इसमें हो रही होती है प्रोटीनूरिया, और इसमें प्रोटीनूरिया होता है, एडीमा हो रहा होता है, तो वो सारी फाइंडिंग्स इसमें मिल रही होती हैं। उसमें भी फिर हमें यही वाली एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मिल रही होती हैं, क्योंकि उसमें भी पहले स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, इसीलिए इसका नाम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है। तो उन्होंने कहा है कि इसको मत कंफ्यूज करें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो र्यूमेटिक फ़ीवर की जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, र्यूमेटिक फ़ीवर के बाद होती है र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, तो वो र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ की जो फाइंडिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से। लेकिन उनसे पहले, इन दोनों से पहले जो है वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो रहा होता है, और उसके कुछ वीक्स के बाद जो है वो ये वाली जो है वो प्रेजेंटेशन हो रही होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की और र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ की। एंटीबॉडीज़ दोनों में यही वाली मिलती हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इसको कंफ्यूज ना करें। सुपर एंटीजेंस कॉजिंग शॉक, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऐसे एक्सोटॉक्सिन्स को रिलीज़ कर रहे हैं जिससे शॉक हो सकता है। ठीक है, शॉक का हमें पता है कि उसमें हाइपोटेंशन हो जाती है, टैकीकार्डिया हो जाता है। ठीक है, तो वो हमें पता है कि कब पेशेंट शॉक में जा रहा होता है। स्टेफिलोकोकस ऑरियाज है, इसमें स्टेप्टोकोकस पायोजेनिस है। ठीक है, पायोजेनिस हमने ऊपर भी पढ़ा है। ठीक है, अभी लाइज जो सेल मेम्ब्रेन्स में हमने पढ़ा, तो यहाँ पे भी हमने दोबारा से स्टेप्टोकोकस पायोजेनिस को पढ़ा है। स्टेफिलोकोकस ओरियाज जो है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है। ठीक है, इसने टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के टॉक्सिन को रिलीज़ करना होता है, TSS-T1 इसका नाम होता है। क्रॉसलिंक्स बीटा रीजन ऑफ द TCR2 MSC class 2 ऑन दी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आउटसाइड ऑफ द एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, तो ये जो इसका टॉक्सिन होता है ना, ये बीटा रीजन जो है ना टी सेल रिसेप्टर का, ठीक है, टी सेल रिसेप्टर का बीटा रीजन है, उसको क्रॉस लिंक कर लेता है। ठीक है, बीटा रीजन ऑफ टी सेल रिसेप्टर को इसने क्रॉस लिंक कर देना है MSC क्लास 2 के साथ, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है आउटसाइड ऑफ दी एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे जो है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट नहीं होगी। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट के आउटसाइड ओवरवेलमिंग रिलीज, जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा रिलीज होने लगेगा प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का, यानी इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन गैमा एंड TNF अल्फा, और फिर शॉक हो जाएगा। ठीक है, स्टेप्टोकोकस पायोजेनिस के टॉक्सिन का नाम है रिथ्रोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए। ठीक है, रिथ्रोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए का भी मैकेनिज्म सेम है, इसने भी जो है वो क्रॉस लिंकिंग करवानी होती है। ठीक है, बीटा रीजन ऑफ टी सेल रिसेप्टर की विद MSC क्लास 2 ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, आउटसाइड द एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा रिलीज़ होने लगेगा, ओवरवेलमिंग रिलीज़ होने लगेगा। ठीक है, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस का, इसमें है इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन गैमा एंड द TNF अल्फा। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में है फीवर। अगर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी, इसमें फीवर है, रैश है, शॉक है। अदर टॉक्सिन्स कॉज स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम है। ठीक है, कुछ टॉक्सिन जो हैं यानी इसी बैक्टीरिया के स्टेफिलोकोकस ओरियाज के, वो स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम भी करवा सकते हैं, SSS-SSS। इसमें एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, ठीक है, कौन सा टॉक्सिन ये करवा सकता है, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन करवाता है स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम। एंड फूड पॉइजनिंग, ठीक है, फूड पॉइजनिंग भी करवा सकते हैं, हीट स्टेबल एंट्रोटॉक्सिन है। ठीक है, उसका नाम होता है हीट स्टेबल एंट्रोटॉक्सिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस को हम देख रहे थे, इसमें निथ्रोजेनिक एक्सोटॉक्सिन है, उसका भी सेम मैकेनिज्म है। तो इसने करवाना है टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम। ठीक है, इसने टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम नहीं करवाना, इसने टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम करवाना है।
जो टॉक्सिक शॉक जैसा लग रहा होगा। तो इसमें फीवर है, रैश है, शॉक है, पहली 3 फाइंडिंग सेम है इसकी भी। बाद में इसमें स्कारलेट फीवर है। अब हमने देखा है कि स्टेफिलोकोकस ऑरियास के यहाँ पे जो शॉक बताए हुए हैं, जो टॉक्सिन्स बताए हुए हैं, वो 3 टॉक्सिन्स हैं। एक टॉक्सिन है इसका टॉक्सिक शॉक के नाम से ही, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है। तो इसने तो सीधा सीधा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवा देना है। फिर एक इसका एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन है जिसने स्कारलेट स्किन सिंड्रोम करवा देना है। फिर एक इसका हीट स्टेबल एंट्रोटॉक्सिन है जिसने फूड पॉइजनिंग करवानी है। यहाँ पे हमें 3 टॉक्सिन्स बताए हुए हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियास के, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन TSST1 है, क्योंकि इसने टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाना है। उसके बाद हम देखते हैं एंडोटॉक्सिन, ठीक है। एक्सोटॉक्सिन्स को हमने पढ़ लिया, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया से रिलीज़ हो रहा था। लेकिन एंडोटॉक्सिन ने सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से रिलीज़ होना होता है, क्योंकि ये आउटर मेम्ब्रेन से रिलीज़ होता है और आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। इसमें है लिपोपॉलीसेक्राइड, ठीक है। लिपोपॉलीसेक्राइड फाउंड इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की टाइप्स हैं कोकाई और रॉड्स, ठीक है। कोकाई और रॉड्स दोनों के आउटर मेम्ब्रेन में एक लिपोपॉलीसेक्राइड पाया जाता है जिसको हम एंडोटॉक्सिन कहते हैं। कंपोस्ट ऑफ ओ एंटीजन, इसमें एक ओ एंटीजन होता है प्लस कोर पॉलीसेक्राइड होता है प्लस लिपिड ए, ठीक है। ये उस के कंपोनेंट्स बताए हुए हैं, ठीक है, एंडोटॉक्सिन्स के, ठीक है। एक इसमें ओ एंटीजन होता है, एक इसमें कोर इसका जो है वो पॉलीसेक्राइड होता है, और लिपिड ए द टॉक्सिक कंपोनेंट है। ये जो लिपिड ए है वो इसका असल टॉक्सिक कंपोनेंट होता है। निजेरिया ऑफ लिपो ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। वैसे तो ये एंडोटॉक्सिन जो है ये लिपो पॉलीसेक्राइड के बने होते हैं, लेकिन निजेरिया का जो एंडोटॉक्सिन होगा ना वो लिपो ओलिगोसेक्राइड का बना होगा। रिलीज अपॉन सेल लाइसिस और बाय लिविंग सेल्स, एंडोटॉक्सिन तब रिलीज होते हैं जब सेल लाइसिस हो जाती है, या लिविंग सेल से भी रिलीज हो सकते हैं बाय ब्लैब्स, ठीक है। डिफरेंट ब्लैब्स बने होते हैं डिटैचिंग फ्रॉम द आउटर सरफेस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आउटर सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ब्लैब्स बने होते हैं, वो ब्लैब्स जब डिटैच हो रहे होते हैं तो वहाँ से भी ये एंडोटॉक्सिन रिलीज हो रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लाइसिस से रिलीज होएं। वर्सेस एक्सोटॉक्सिन विच इज़ एक्टिवली सेक्रेटेड है, कंपेयर किया हुआ है एक्सोटॉक्सिन से जो कि एक्टिवली सेक्रेट हो रहा होता है। 3 मेन इफेक्ट्स, अब 3 मेन इफेक्ट्स होंगे जब एंडोटॉक्सिन रिलीज हो जाएंगे, तो इन्होंने 3 जो है वो इफेक्ट्स करवाने हैं। एक इसमें है मैक्रोफेज एक्टिवेशन, TLR4/CD14 है, ठीक है। तो ये इनकी मैक्रोफेज एक्टिवेशन इन्होंने करवानी है। एक इन्होंने कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करवा देनी है, एक इन्होंने टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन करवानी है तो यहाँ पे एक मैक्रोफेज एक्टिवेशन है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है, टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन है। मैक्रोफेज एक्टिवेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब मैक्रोफेज एक्टिवेशन होगी तब क्या सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी तो उससे कौन से सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, और टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन से कौन से सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एंडोटॉक्सिन्स, यहाँ पे लिखा हुआ है एडीमा, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन और डेथ। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो एंडोटॉक्सिन से हो सकती हैं। अडीमा हो सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो भी स्टिमुलेट हो सकता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, वहाँ से ये रिलीज़ होती हैं। सारी सिर्फ वही चीज़ें नहीं हैं जो एंडोटॉक्सिन्स करवा रहे होते हैं, बल्कि वो भी चीज़ें जहाँ से ये रिलीज़ हो रहे होते हैं। इनको याद रखने के लिए कि एंडोटॉक्सिन्स में कौन कौन सी फाइंडिंग्स होती हैं, तो ये एक निमोनिक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ताकि हमें याद रहे कि एंडोटॉक्सिन्स में जो एंडोटॉक्सिन्स हैं उनसे कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन से ये रिलीज़ होते हैं, TNF अल्फ़ा को ये स्टिमुलेट करते हैं। फिर इनकी कॉम्पोजिशन लिखी हुई है, वो एंटीजन प्लस कोर पॉलीसेक्राइड प्लस लिपिड ए, लिपिड ए इनका टॉक्सिक कंपोनेंट होता है। एक्सट्रीमली हीट स्टेबल, ठीक है, ये एक्सट्रीमली हीट स्टेबल होते हैं। इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 को ये स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस को भी ये स्टिमुलेट करते हैं, और शॉक इनका एंड रिजल्ट होता है, ये शॉक तक भी पहुँचा देते हैं। अब एंडोटॉक्सिन्स में हम देखते हैं इनका लिपिड ए कॉम्पोनेंट, मैक्रोफेज एक्टिवेशन करवा दी इन्होंने, TLR4/CD14, ठीक है। ये इंटरेक्शन होगी ना तो वहाँ से जो है मैक्रोफेज एक्टिवेशन हो जाएगी, ठीक है। मैक्रोफेज एक्टिवेशन हुई तो रिलीज़ होगा इंटरल्यूकिन 1 और 6 का, TNF अल्फ़ा का और नाइट्रिक ऑक्साइड का। इन 3 का जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। इनमें से इंटरल्यूकिन 1 और 6 ने करवा दिया फीवर, TNF अल्फ़ा ने करवा दिया फीवर एंड हाइपोटेंशन,
नाइट्रिक ऑक्साइड ने करवा दिया हाइपोटेंशन, ठीक है, यानी मैक्रोफेज एक्टिवेशन से फीवर एंड हाइपोटेंशन हो रही होगी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन C3A और C5A की एक्टिवेशन हो गई। C3A और C5A ने मिलकर करवाया हिस्टामिन रिलीज। हिस्टामिन रिलीज हुआ तो वो जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं हाइपोटेंशन एडिमा हो जाएगा। और C5A ने अकेले ने न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस करवा देनी है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे आके इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करवाएंगे। फिर टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन होगा तो कोगुलेशन कैस्केड हो जाएगी, ठीक है, कोगुलेशन के जो हैं सारे फैक्टर्स वो सारे रिलीज होने लगेंगे तो डिसएमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोगुलेशन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस तरह से एंड रिजल्ट में फीवर है, हाइपोटेंशन है, फिर हाइपोटेंशन एडिमा है, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस है, डिसएमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोगुलेशन है। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी का क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, तो ये है पेज 132। तो आज के वीडियो में हमने पेज 131 तक कवर कर लिया है।